तो अभी हमने सुपरपोजिशन मेथड के काफ़ी क्वेश्चन किए हैं। तो अब इसमें दो एप्लीकेशन और है, मैक्सवेल थ्योरम और बेटीज लॉ। तो उसको अब देख रहे हैं। तो हेडिंग दे दो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। मैक्सवेल थ्योरम जो है दैट वर्चुअल वर्क डन का एप्लीकेशन है, वर्चुअल वर्क कॉन्सेप्ट बना है। वर्चुअल वर्क को आप स्टील में ही पढ़ोगे और साथ साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी देखोगे, तो वहाँ पे इसके प्रूव आएंगे। तो उसके जो रिजल्ट्स को है इसको हम डायरेक्टली सोम में और स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं। तो ये सब पॉइंट लोड एप्लीकेशन है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट 3 केसेस हैं, तो वही चेक कर रहे हैं। तो केस 1 दैट वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये बीम दी है, इसे मान लो यहाँ पे पी लोड लगा दिया। तो ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। तो लोड अप्लाई किया तो बीम कुछ आपका ऐसे डिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ जो डिफ्लेक्शन है डेल्टा 21, सो डेल्टा 21, सो दैट इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन एट 2 ड्यू टू लोड एट 1, ड्यू टू लोड एट 1। तो एक बीम लिया, उसने फर्स्ट पॉइंट पे लोड लगाया, सेकंड पॉइंट पे डिफ्लेक्शन। डेल्टा 21 डिफ्लेक्शन एट 2 ड्यू टू लोड एट 1। नाउ इसको इंटरचेंज कर दे रहे, तो ये बीम है, सेम इंटरचेंज कर दे रहे। तो अब लोड को यहाँ सेकंड पॉइंट पे कर दिया और ये फर्स्ट पॉइंट, तो ये बीम आपका ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ इस तरह से। तो यहाँ पे ये डेल्टा 12, तो डेल्टा 12 दैट इज डिफ्लेक्शन एट 1 ड्यू टू लोड एट 2, ड्यू टू लोड एट 2। तो एक बीम लिया, उसके फर्स्ट पॉइंट, 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। फर्स्ट पॉइंट पे लोड लगाया, सेकंड पॉइंट डिफ्लेक्शन, इंटरचेंज कर दिया, सेकंड पॉइंट लोड, फर्स्ट पॉइंट डिफ्लेक्शन। तो अगर ये लोड सेम है तो यहाँ डिफ्लेक्शन सेम, तो दैट डेल्टा 12 दैट इक्वल टू डेल्टा 21। तो दिस वन केस 1 मैक्सवेल थ्योरम। तो कोई जरूरी नहीं कि बीम आपको सिंपली थोड़ी बीम ही लेनी है, आप कैंटिलीवर बीम ले लो, कोई बीम रख लो। फर्स्ट पॉइंट लोड, सेकंड पॉइंट डिफ्लेक्शन, इंटरचेंज किया, सेकंड पॉइंट लोड, फर्स्ट पॉइंट डिफ्लेक्शन। तो अगर लोड सेम है तो ये डिफ्लेक्शन सेम। तो ये केस 1। तो केस 1 में हमने क्या किया, दैट लोड से डिफ्लेक्शन चेक किया। केस 2 में मूवमेंट से स्लोप चेक कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बीम दिया हुआ है, इस पे यहाँ फर्स्ट पॉइंट ले लिया, ये सेकंड पॉइंट। तो मूवमेंट अप्लाई किया तो बीम आपका ऐसे बेंड हुआ इस तरह से। तो फर्स्ट पॉइंट मूवमेंट, सेकंड पॉइंट स्लोप, तो यहाँ पे टेंजेंट डाल दिया ऐसे। तो ये स्लोप दैट इज थीटा 21, सो थीटा 21, सो दैट इज स्लोप एट 2 ड्यू टू मूवमेंट एट 1, ड्यू टू मूवमेंट एट 1। तो एक बीम लिया, उसे फर्स्ट पॉइंट मूवमेंट लगा दिया, सेकंड पॉइंट स्लोप। इसको इंटरचेंज कर दे रहे, सो इंटरचेंज करें तो मूवमेंट कर दिया सेकंड पॉइंट पे और ये फर्स्ट पॉइंट। तो अब यहाँ मूवमेंट लगा तो यहाँ तक तो कर्वेचर आ गया, उसके आगे स्ट्रेट लाइन ऐसे बना। क्यों, बेंडिंग मोमेंट ही नहीं, तो कर्वेचर कहाँ से आएगा। तो यहाँ स्लोप मान लो ये आपका थीटा 12, तो यहाँ भी वही हो जाएगा। सो थीटा 12, सो थीटा 12 क्या है, दैट इज स्लोप एट 1 ड्यू टू मूवमेंट एट 2। तो एक बीम लिया, उसके फर्स्ट पॉइंट मूवमेंट लगाया, सेकंड पॉइंट स्लोप, इंटरचेंज कर दिया, सेकंड पॉइंट मूवमेंट, फर्स्ट पॉइंट स्लोप। तो अगर ये मूवमेंट सेम है तो स्लोप सेम, तो थीटा 12 दैट इक्वल टू थीटा 21। दिस वन केस 2। तो केस 1 ये केस 2। केस 3 दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट केस में क्या था, लोड से डिफ्लेक्शन। सेकंड केस में क्या था, मूवमेंट से स्लोप। थर्ड केस उल्टा, लोड से स्लोप, मूवमेंट से डिफ्लेक्शन। सो केस 3 फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बीम दिया हुआ है, लोड से स्लोप, मूवमेंट से डिफ्लेक्शन। मान लो आपने इस पॉइंट पे मूवमेंट लगा दिया, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। तो ये बीम आपका ऐसे बेंड हुआ इस तरह से। तो यहाँ डिफ्लेक्शन निकालें, तो ये डिफ्लेक्शन डेल्टा 21, सो डेल्टा 21, सो दैट डिफ्लेक्शन एट 2 ड्यू टू मूवमेंट एट 1। फर्स्ट केस में लोड से डिफ्लेक्शन था, सेकंड केस मूवमेंट से स्लोप था, थर्ड केस उल्टा, लोड से स्लोप, मूवमेंट से डिफ्लेक्शन। जैसे इसको ले लिए मूवमेंट डिफ्लेक्शन, इसको हम इंटरचेंज कर दें। मान लो यहाँ पे सेकंड पॉइंट पर फोर्स हो गया P, और ये सेम मैग्नीट्यूड, मतलब अगर ये 10 किलोन्यूटन मीटर है तो ये 10 किलो न्यूटन का, दैट सेम मैग्नीट्यूड।
सेम मैग्नीट्यूड ऑफ m। तो यहाँ लोड लगा तो यहाँ तक कर्वेचर आया, उसके आगे यहाँ से स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ स्लोप, लोड से स्लोप, तो यहाँ पे कैलकुलेट करें सिर्फ, ये फर्स्ट सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पे दैट थीटा 1 2, तो यहाँ वही थीटा 1 2। देखो फर्स्ट पॉइंट मूवमेंट, सेकंड पॉइंट डिफ्लेक्शन, इंटरचेंज कर दिया, सेकंड पॉइंट लोड, फर्स्ट पॉइंट स्लोप। तो अगर ये सेम मैग्नीट्यूड का है तो ये सेम मैग्नीट्यूड, दैट मीन थीटा 1 2 दैट इक्वल टू डेल्टा 2 1। इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने 10 किलो न्यूटन मीटर लगाया, तो यहाँ पे 3 mm का डिफ्लेक्शन आ गया, तो ये आप 10 किलो न्यूटन कर दो तो ये 3 रेडियन हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं इसको पहले रखना है, पहले इसको ले लो। तो एक फ्लो में ध्यान रखना है, फर्स्ट केस लोड से डिफ्लेक्शन, सेकंड मूवमेंट से स्लोप, थर्ड केस उल्टा, लोड से स्लोप, मूवमेंट से डिफ्लेक्शन। तो चाहे इसको पहले इससे इसको चले जाओ या इससे चले जाओ, एक ही बात है, ऐसे यूज कर दी। देख लो फिर से, तो ये सब पॉइंट लोड एप्लीकेशन है, सबको हमने वर्चुअल वर्क कॉन्सेप्ट बनाया है वर्क डन से। तो इसके प्रूव आप यूज करोगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर और स्टील के अंदर, उसके रिजल्ट्स को हम सोम स्ट्रक्चर में डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। तो मैक्सवेल थ्योरम केस 1, ये बीम लिया, इसके फर्स्ट पॉइंट लोड लगाया, सेकंड पॉइंट डिफ्लेक्शन, इंटरचेंज कर दिया, सेकंड पॉइंट लोड, फर्स्ट पॉइंट डिफ्लेक्शन। तो अगर ये लोड सेम है तो डिफ्लेक्शन सेम, डेल्टा 1 2 इक्वल डेल्टा 2 1, डिफ्लेक्शन सेम। केस 2 में फर्स्ट पॉइंट मूवमेंट, सेकंड पॉइंट स्लोप, इंटरचेंज कर दिया, सेकंड पॉइंट मूवमेंट, फर्स्ट पॉइंट स्लोप। तो कोई बीम ले सकते हो, जरूरी नहीं कि यहाँ पे आपको सिंपली सॉलिड बीम ही रखना है, आप कैंटिलीवर बीम रख लो, कोई बीम ले लो, फर्स्ट पॉइंट लोड, सेकंड पॉइंट डिफ्लेक्शन, इंटरचेंज किया, सेकंड पॉइंट लोड, फर्स्ट पॉइंट डिफ्लेक्शन। ऐसे केस 2 में फर्स्ट पॉइंट मूवमेंट, सेकंड पॉइंट स्लोप, इंटरचेंज किया, सेकंड पॉइंट मूवमेंट, फर्स्ट पॉइंट स्लोप, ऐसे फाइंड आउट किया। केस 3 दैट वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एक फ्लो में ध्यान रखना है, मैक्सवेल थ्योरम बहुत पूछेगा आपसे इंट्रो में, तो ये तीनों केस बताने, खाली एक केस नहीं बताना है, पूरा मालूम होना चाहिए हर चीज। तो केस 1, केस 2, केस 3, केस 3 उल्टा, फर्स्ट केस एक फ्लो में ध्यान रखो, लोड से डिफ्लेक्शन था, फिर मूवमेंट से स्लोप था, तीसरा उल्टा, लोड से स्लोप, मूवमेंट से डिफ्लेक्शन। तो ये लिया जैसे एग्जांपल, फर्स्ट पॉइंट मूवमेंट लगाया, सेकंड पॉइंट डिफ्लेक्शन, इंटरचेंज किया, सेकंड पॉइंट लोड, फर्स्ट पॉइंट स्लोप। चाहे इसको पहले रख दो चाहे उसको पहले रख दो, एक ही बात है। मतलब ये अगर 6 किलो न्यूटन मीटर का मूवमेंट लगा है, ये 4 mm डिफ्लेक्शन है, तो ये 6 किलो न्यूटन कर दो तो ये 4 रेडियन है, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ m। या पहले अगर आपने पी लिया तो सेम मैग्नीट्यूड ऑफ पी का मान लो 10 किलोमीटर रखा तो वो 10 किलोमीटर मीटर कोई पहले रख सकते हो। सो दिस वन दैट इज अ मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। तो बहुत एप्लीकेशन में यूज होगा, इंटरव्यू में बहुत पूछता है, तो ये तीनों केस बना के उसको एक्सप्लेन करेंगे, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट हेडिंग दो, बैटीज लॉ। मैक्सवेल थ्योरम जो है वो आपका बैटीज लॉ का सब पार्ट है, ये बड़ा थ्योरम। उसमें तो क्या था कि हमने 2 ही पॉइंट लिए, लोड भी मैग्नीट्यूड सेम रखा, इसमें आप जितने n नंबर ऑफ पॉइंट ले लो, 2 3 4 5 6 जो मर्जी, और लोड वोड सब चेंज कर दो। तो सब वर्क डन से फाइंड आउट किया है, उसके रिजल्ट्स को हम सोम स्ट्रक्चर में डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मान लो बीम दिया, तो ये लोड लग रहा है मान लो P1 फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये P3, ये फोर्थ पॉइंट, ये फिफ्थ पॉइंट, ऐसा मोस्ट जनरल केस ले रहे हैं आप, 2 3 4 5 6 जितने नंबर ऑफ पॉइंट ले सकते हो। तो लोड अप्लाई किया तो बीम आपका ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, तो यहाँ डिफ्लेक्शन डेल्टा 2, ये डेल्टा 4। तो एक बीम था, कुछ पॉइंट लोड लगा दिया, रिमेनिंग पॉइंट डिफ्लेक्शन। अब इंटरचेंज कर दे रहे इसको, इंटरचेंज कर दे रहे, तो लोड यहाँ मान लो कर दिया, जहाँ लोड नहीं था वहां लगा दिया P2, यहाँ लोड लगा दिया P4। तो ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट, तो ये बीम आपका ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ। तो यहाँ मान लो डिफ्लेक्शन आपका है डेल्टा 1, ये डेल्टा 3, ये डेल्टा 5। तो जितने मर्जी आप पॉइंट ले लो, n नंबर ऑफ पॉइंट, 2 3 4 5 6 जो मर्जी, कुछ पॉइंट लोड लगाया, रिमेनिंग पॉइंट डिफ्लेक्शन। अब रिमेनिंग पॉइंट लोड लगाया उन एक्चुअल पॉइंट डिफ्लेक्शन, फर्स्ट पॉइंट जो पहले लिए थे। तो बाय द बैटीज लॉ, बाय द वर्क डन, P1 डेल्टा 1, P1 डेल्टा 1 प्लस P3 डेल्टा 3 प्लस P5 डेल्टा 5
इक्वल टू P2 डेल्टा 2 प्लस P4 डेल्टा 4 दिस वेल। अब देखो जरा इसमें आप P3 P2 सब जीरो कर दो, P2 P3 P4 सब जीरो कर दो। मान लो P3 को जीरो कर दिया, P5 जीरो कर दिया, P2 जीरो कर दिया, क्या हो जाएगा? P1 डेल्टा 1 इक्वल टू P4 डेल्टा 4। वहीं को P1 को P4 के बराबर कर दो तो डेल्टा 1 डेल्टा 4 के बराबर, तो वही जो मैक्सवेल का केस 1 देखा। तो ये मोस्ट जनरल एप्लीकेशन है दैट n नंबर ऑफ पॉइंट ले लो, वहां तो मैग्नीट्यूड सेम रखे थे, यहाँ मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया, सब वर्क डन से फाइंड आउट किया। जैसे इसका एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्पल बीम दिया है, मैक्सवेल केस 3 क्या था? मूवमेंट से डिफ्लेक्शन, लोड से स्लो। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ऐसे लगा दिया 7 किलो न्यूटन मीटर, तो ये बीम आप कैसे बेंड हुआ? ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट मूवमेंट से डिफ्लेक्शन, तो मान लो यहाँ डिफ्लेक्शन है डेल्टा 2, ऐसे लिया। मैक्सवेल केस 3 मूवमेंट से डिफ्लेक्शन, लोड से स्लो, इंटरचेंज कर दो, यहाँ इंटरचेंज कर दी, मान लो यहाँ पे लगा दिया 5 किलो न्यूटन, तो यहाँ पे चेक किया तो ये सेकंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पे स्लोप मान लो निकाला तो ये स्लोप मान लो θ1 ऐसे। मैक्सवेल केस 3 फर्स्ट पॉइंट मूवमेंट, सेकंड पॉइंट डिफ्लेक्शन, इंटरचेंज किया, सेकंड पॉइंट लोड, फर्स्ट पॉइंट स्लो। केस 3 क्या था? मूवमेंट से डिफ्लेक्शन, लोड से स्लो। तो अब बैटिस लॉ यूज कर दो, 7 इंटू θ1 इक्वल टू कितना? 5 इंटू डेल्टा 2। तो कोई एक अननोन दिया होगा तो वहां सॉल्व कर देंगे। बैटिस लॉ लगा दिया, 7 इंटू θ1 दैट इक्वल टू 5 इंटू डेल्टा 2, इस तरह से। मैक्सवेल केस 3 था, मैक्सवेल केस 1 देख लो, जैसे बीम दिया हुआ है, यहाँ लोड लगा दिया आपने 6 किलो न्यूटन का, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट इंटरचेंज किया, यहाँ डिफ्लेक्शन जो है डेल्टा 2। नाउ लोड चेंज कर दे रहा है, यहाँ पे लोड कर दिया मान लो आपने 9 किलो न्यूटन, मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया, तो ये फर्स्ट पॉइंट डिफ्लेक्शन जो है डेल्टा 1, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, ये मैक्सवेल केस 1 है, फर्स्ट पॉइंट लोड, सेकंड पॉइंट डिफ्लेक्शन, इंटरचेंज किया, सेकंड पॉइंट लोड, फर्स्ट पॉइंट डिफ्लेक्शन। नाउ बैटिस लॉ लगा दो, 6 इंटू डेल्टा 1 इक्वल टू 9 इंटू डेल्टा 2, तो इस वन बैटिस लॉ। तो ये मोस्ट जनरल कंडीशन है बैटिस लॉ, दैट बड़ा थ्योरम है, क्योंकि इसमें n नंबर ऑफ पॉइंट ले लिए और लोड भी जरूरी नहीं कि सेम रखना है, तो कुछ पॉइंट लोड लगाया, रिमेनिंग पॉइंट डिफ्लेक्शन, और रिमेनिंग पॉइंट लोड लगा दिया और एक्चुअल फर्स्ट पॉइंट जो पहले इस पे लोड लगा उस पर डिफ्लेक्शन। तो बाय द बैटिस लॉ P1 डेल्टा 1 प्लस P3 डेल्टा 3 प्लस P5 डेल्टा 5 इक्वल टू P2 डेल्टा 2 प्लस P4 डेल्टा 4। ना यहाँ पे आप P2 को, P5 को, P3 को जीरो कर दो तो P1 डेल्टा 1 इक्वल टू P4 डेल्टा 4, और वहां से P1 को P4 के बराबर कर दो तो डेल्टा बराबर, तो वही मैक्सवेल केस 1 होगी। ये इसका एप्लीकेशन, ये मैक्सवेल केस 3 था, फर्स्ट पॉइंट मूवमेंट, सेकंड पॉइंट डिफ्लेक्शन, इंटरचेंज किया, सेकंड पॉइंट लोड, फर्स्ट पॉइंट स्लो। बैटिस लॉ लगा दो, 7 इंटू θ1 इक्वल टू 5 इंटू डेल्टा 2, ऐसे कैलकुलेट कर दिया। सेम यहाँ पे दैट मैक्सवेल केस 1 फर्स्ट पॉइंट लोड, सेकंड पॉइंट डिफ्लेक्शन, इंटरचेंज किया, सेकंड पॉइंट लोड, फर्स्ट पॉइंट डिफ्लेक्शन। गुड मॉर्निंग। कल हमने सुपरपोजिशन मेथड देखा है, अब हम दूसरा स्ट्रेन एनर्जी मेथड कर रहे हैं। तो ये सुपरपोजिशन मेथड और स्ट्रेन एनर्जी मेथड जब दोनों पढ़ लेंगे तो हमको स्ट्रक्चर में बहुत हेल्प करेगा, स्ट्रक्चर, स्टील वगैरह सब, मेनली स्ट्रक्चर में। तो अभी ये दो मेथड पढ़ लेंगे हम, तो उसके बाद दैट स्ट्रक्चर हम समझ सकते हैं, वहाँ बहुत हेल्प करेगा। जैसे हमने सुपरपोजिशन मेथड में वो फिक्स बीम का क्वेश्चन किया, प्रॉप्ड कैंटिलीवर, उसके BMD याद रखने हैं आपको डायरेक्ट, तो उसको याद रखेंगे तो वो आपका दैट कल को कोई और लोडिंग चेंज करेगा तो उसको वैसे ही मूवमेंट निकाल लिया करेंगे। तो अब आप ये स्ट्रेन एनर्जी मेथड इसका भी यूज होगा, तो इसको भी हम देख रहे हैं। पहले स्ट्रेन एनर्जी मेथड हेडिंग दिया दो, स्ट्रेन एनर्जी मेथड। स्ट्रेन एनर्जी मेथड मतलब क्या है कि कोई भी जैसे स्ट्रक्चरल मेंबर है, बीम है, कॉलम है, शाफ्ट है, कुछ भी, जब उस पर हम लोड अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है, वो डिफॉर्म हो जाता है, डिफॉर्मेशन से स्ट्रेन आ जाता है, स्ट्रेन से स्ट्रेन एनर्जी। जैसे शाफ्ट के ऊपर टॉर्क लगाया आपने, या बीम पे ट्रांसवर्स लोडिंग है, या एक्सियल लोड लग रहा है, तो किसी मेंबर पे एक्सियल लोड लग रहा है, कोई भी लोडिंग लग रही है, 4 तरह की लोडिंग है, बेंडिंग मूवमेंट, ट्विस्टिंग मूवमेंट, एक्सियल लोड और डायरेक्ट शियर फोर्स, इसके अलावा 5वां कोई लोडिंग नहीं है। तो जो लोड अप्लाई करते हैं उससे वो मेंबर डिफॉर्म होता है, डिफॉर्मेशन से उसमें स्ट्रेन आता है, स्ट्रेन से स्ट्रेन एनर्जी। तो लोड ने जो वर्क डन किया वो आपका उस मेंबर के अंदर स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। तो स्ट्रेन एनर्जी मेथड में क्या करते हैं हम, उस मेंबर के अंदर जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड हुआ है, जैसे बीम पे ट्रांसवर्स लोडिंग लगा, बीम उससे बेंड हुआ, सैगिंग या हॉगिंग,
तो बीम बेंड हुआ तो उसमें लेंथ में चेंज हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज, तो स्ट्रेन आया तो स्ट्रेन से स्ट्रेन एनर्जी। तो बीम पे जो ट्रांसवर्स लोडिंग लगा था उसने उसको बेंड करने में, डिफॉर्म करने में जो वर्क डन किया वो सब बीम के अंदर स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड हो गया। तो पहले क्या करते हैं हम, इसमें स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर्ड हुआ बीम के अंदर वो कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर कास्टिग्लियानो थ्योरम लगाकर देन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो वही देख रहे हैं कि पहले सबसे पहले ये चेक करेंगे कि बीम के अंदर स्टोर्ड कितना स्ट्रेन एनर्जी है वो कैसे निकलेगा। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल एक्सियल लोड है, सिंपल मान लो कोई मेंबर है, ये एक्सियल मेंबर है, इस पे पी लोड यहाँ पे लग रहा है एक्सियल, इसका लेंथ एल है, इसमें जो डिफ्लेक्शन आता है डेल्टा दैट इक्वल टू पी एल अपॉन ए, इसके अंदर स्टोर्ड हम एक्सियल स्ट्रेन एनर्जी निकाल सकते हैं, एक्सियल स्ट्रेन एनर्जी। So that equal to P square L upon 2A. P force that equal to stress into area cross section that equal to sigma into A. तो P का वैल्यू पुट कर दें तो सिग्मा स्क्वायर A स्क्वायर L अपॉन 2A, तो A कैंसिल, A इंटू L वॉल्यूम, सिग्मा स्क्वायर बाई 2E इंटू वॉल्यूम। तभी जो सब लिख रहे हैं इसको हम डायरेक्ट ये जैसे वैल्यू आ गए P डेल्टा पी एल अपॉन ए आ गया या पी स्क्वायर अपॉन 2A आ गया, तो ये सब हम प्रूव करेंगे चैप्टर 1 में पढ़ेंगे तो वहाँ प्रूव करेंगे। अभी डिफ्लेक्शन में इसका यूज है तो इसको डायरेक्टली यूज कर रहा है, तो डिफ्लेक्शन में स्ट्रेन एनर्जी मेथड में यूज कर ले रहा है, इसको हम सारे को वहाँ पे प्रूव करेंगे। तो डेल्टा पी एल अपॉन ई और एक्सियल स्ट्रेन एनर्जी सिग्मा स्क्वायर बाई 2 इंटू वॉल्यूम, तो ये सिग्मा जो है नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू, फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया, तो ये एक्सियल स्ट्रेन एनर्जी इस मेंबर के अंदर स्टोर्ड हुआ। अब क्या है कि स्ट्रेन एनर्जी मेथड में बीम में क्या, बीम पे ट्रांसवर्स लोडिंग लगा, उससे बीम डिफ्लेक्ट हुआ, तो डिफ्लेक्शन से क्या दैट बीम में डिफॉर्मेशन हुआ तो लेंथ बढ़ा या कम हुआ, तो लेंथ बढ़ा या कम हुआ तो वो नॉर्मल स्ट्रेस है, लेंथ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो अब बीम के अंदर जो स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी है पहले हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे, देन उसके बाद थ्योरम लगाकर, कास्टिग्लियानो थ्योरम लगाकर स्लोप डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करें। तो पहले स्ट्रेन एनर्जी मेथड लगाने से पहले हम दो एजम्पशन यहाँ यूज करते हैं। पहला एजम्पशन ये है कि दैट जो भी लोड है वो सबका सब अंडर इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है कि लोड अप्लाई किया, डिफॉर्म हो गई बॉडी, लोड रिमूव करने पे जितना पोर्शन वापस आ जाता है दैट इज कॉल्ड द इलास्टिक डिफॉर्मेशन। जो बॉडी के अंदर स्टोर्ड रह गया दैट इज कॉल्ड द परमानेंट डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो सोमो स्ट्रक्चर के अंदर हम केवल इलास्टिक डिफॉर्मेशन, केवल हुक्स लॉ पढ़ते हैं। तो अब पहला एजम्पशन ये है कि जो भी लोड लग रहा है वो अंडर इलास्टिक लिमिट है, उसका स्टडी कर रहा है। दूसरा एजम्पशन ये है इसके अंदर कि दैट जो बीम पे ट्रांसफर लोडिंग लगा, बीम उससे डिफॉर्म हुआ, उसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड हुआ। दूसरा एजम्पशन ये है कि लोड ने जो वर्क डन किया वो सारा का सारा बीम के अंदर स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो गया, कोई भी लॉसेस नहीं है, मतलब कोई फ्रिक्शन लॉसेस, थर्मल लॉसेस वगैरह की स्टडी नहीं कर रहा है। जो भी लोड ने वर्क डन किया वो सबका सब बीम के अंदर स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो गया। तो ये दो एजम्पशन लेके तब हम स्ट्रेन एनर्जी मेथड स्टार्ट करते हैं। तो अब पहला टारगेट क्या है हमारा कि बीम के अंदर जो स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी वो निकाल लें, फिर थ्योरम लगाएंगे वो देखेंगे। तो वही देख रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बीम दिया हुआ, मान लो एग्जाम्पल लिया तो ये मान लो एक बीम दिया, इस पे यहाँ पे पी लोड अप्लाई किया, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन है, बीम का लेंथ मान लो आपको एल दिया। तो स्ट्रेन एनर्जी मेथड, डबल इंटीग्रेशन मेथड, मैकॉले मेथड, इस सब में एक ही कॉन्सेप्ट है, कट करके सेक्शन Vx Mx का इक्वेशन लिख रहा है। तो अभी हमने SFD BMD पढ़ा था, उसमें Vx Mx का इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो सीखा था, लेफ्ट टू राइट कैसे लिखते हैं, राइट टू लेफ्ट कैसे लिखते हैं। तो वही पहले Mx का इक्वेशन लिखे, तो राइट टू लेफ्ट कट किया x पे, साइन कन्वेंशन मालूम है हमको, ये Vx ऐसे और ये Mx इस तरह से। हमको मालूम है बीम पर ट्रांसफर लोडिंग से दो चीजें आता है, एक तो आपका दैट शेयर फोर्स और एक बेंडिंग मोमेंट। कहीं भी बीम के बीच में काटोगे तो Vx Mx दिखाई देगा। तो साइन कन्वेंशन लग गया, अब सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो अब यहाँ पे पेन रख दो, तो ये x पे लिया तो ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, सो p इंटू एक्स प्लस दैट इज mx इक्वल टू 0। तो यहाँ से mx का वैल्यू दैट इक्वल टू माइनस p इंटू एक्स, ऐसे यूज किया। अब हमको मालूम बीम बेंड होता है तो इसमें बेंडिंग इक्वेशन यूज करते हैं, दैट m अपॉन i इक्वल टू सिग्मा अपॉन y इक्वल टू e बाई आर। डिफ्लेक्शन में यूज किया था बेंडिंग इक्वेशन, ईलर बर्नौली बेंडिंग इक्वेशन, इसको प्रूव करेंगे बेंडिंग टॉपिक में। तो यहाँ से सिग्मा का वैल्यू दैट mx कैलकुलेट किया, ये mx की वैल्यू है, ऐसे आया। अब यहाँ पे एक्सियल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड क्या था, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 इंटू वॉल्यूम। तो ये नॉर्मल है, लेंथ बढ़ता है,
इसमें भी बीम में भी लेंथ बढ़ता है या कम होता है, नॉर्मल है, तो वह यहाँ से निकाल सकते हैं सिग्मा स्क्वायर बाई 2 इंटू वॉल्यूम से। वॉल्यूम कितना है यहाँ पे, ये वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर बाई 2e और a इंटू एल, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अब इस केस में क्या है, बीम बेंड हो रहा है। जैसे यहाँ पे बीम कैसे, बीम आपका ऐसे बेंड हो रहा है, हॉगिंग शेप है, नीचे लेंथ कम हो रहा है, ऊपर लेंथ बढ़ रहा है। तो जहाँ लेंथ बढ़ रहा है तो वहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेन टेंसाइल स्ट्रेन हो गई, लेंथ बढ़ रहा है क्योंकि। जहाँ लेंथ कम हो रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गई। तो यहाँ पे अगर बेंडिंग का डायग्राम बनाए तो बेंडिंग का डायग्राम कुछ, आप नीचे लेंथ कम हो रहा है तो यहाँ कंप्रेसिव, क्रॉस सेक्शन पे अंदर की तरफ कंप्रेसिव स्ट्रेस, ऊपर यहाँ पर टेंसाइल, ऐसे। क्यों, ऊपर लेंथ बढ़ रहा है तो लोड लगा, बीम ऐसे बेंड हो गया, ऊपर लेंथ बढ़ रहा है तो टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस, ये क्रॉस सेक्शन है, इस पे बाहर की तरफ ऐसे जा रहा है, और यहाँ पे ये न्यूट्रल एक्सिस बीच में रहेगा कहीं पे, और नीचे वाले पोर्शन में अंदर की तरफ जा रहा है ऐसे। तो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन आपका यहाँ पर ऐसे इस तरह से बन रहा है। इस केस में जब हम पी लोड लगाते हैं तो ये जो क्रॉस सेक्शन है, मान लो ये क्रॉस सेक्शन आपका ऐसे दिया हुआ है, यहाँ जब पी लोड लगाया तो पी लोड आपका क्या है, लॉन्ग एक्सिस से पास कर रहा था, ये मेंबर बेंड नहीं हो रहा। तो यहाँ पे क्या है कि हर जगह आपका सेम स्ट्रेस आ रहा है, यहाँ पे इस जगह सब जगह सेम स्ट्रेस है। जब सब जगह सेम स्ट्रेस है तो ये आपने यहाँ डायरेक्ट यूज कर लिया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हर जगह स्ट्रेस की वैल्यू सेम नहीं है, और फॉर्मूले में यहाँ वॉल्यूम आ रहा है, एरिया आएगा, तो एरिया में क्या होगा, ये विड्थ और डेप्थ आएगा। तो ये मान लो आपका दैट विड्थ है b और ये डेप्थ है d। अब डेप्थ के अलॉन्ग क्या, यहाँ स्ट्रेस वेरी कर रहा है, और मैथमेटिक्स में पढ़ा है हमने 11th क्लास से कि वेरिएशन होगा तो हमको स्ट्रिप लेना पड़ेगा। इसमें क्या था, इसमें आपका डेप्थ के अलॉन्ग हर जगह स्ट्रेस सेम है, 10 मेगापास्कल 10 में इस तरह से, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपने लगा दी। इसमें भी नॉर्मल है, लेकिन यहाँ डेप्थ के अलॉन्ग स्ट्रेस वेरी कर रहा है, इसलिए हमको स्ट्रिप लेना पड़ेगा। तो ये स्ट्रिप हम यूज करें तो यहाँ पे स्ट्रिप लें, तो ये डेप्थ के लॉन्ग कहीं एक्स पे वाई पे डी वाई का स्ट्रिप कट कर लेंगे, तो यहाँ डेप्थ के लॉन्ग स्ट्रिप कट कर ले, तो यहाँ पे वाई डिस्टेंस पर एक डी वाई का स्ट्रिप ले लिया। तो इसका एरिया निकाल दें, डी ए स्ट्रिप का एरिया तो बी इंटू डी वाई। तो यहाँ से वाई डिस्टेंस पे स्ट्रेस मान लो यहाँ पे सिग्मा है, ऐसे रखा, तो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर बाई 2 इंटू वॉल्यूम डायरेक्ट लगा दिया उसके अंदर। इसमें डेप्थ के लॉन्ग स्ट्रेस वेरी कर रहा था इसलिए स्ट्रिप ले लिया, पहले स्ट्रिप में निकाल देंगे। तो स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करें स्ट्रिप के अंदर, तो यही फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 इंटू वॉल्यूम। तो सिग्मा स्क्वायर बाई 2e वॉल्यूम, एरिया की जगह डी ए लिख दिया ऐसे, क्यों, पहले स्ट्रिप में निकालेंगे फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। सेम क्या देखो जरा एल, अब ये जो लेंथ है इसका अगर आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओ तो इसका बीएमडी कुछ आपका ऐसे बनता है, P इंटू एल। तो ये इसका BMD है नेगेटिव, तभी हॉगिंग शेप बना था, बीम ऐसे हॉग कर रहा था। तो अब देखो जरा, इसमें लेंथ के लॉन्ग बेंडिंग मोमेंट भी वेरी कर रहा है, और ये सिग्मा, ये फॉर्मूला है, इसमें क्या है, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, My/I। तो जो बेंडिंग स्ट्रेस है उसमें आपका मूवमेंट पे डिपेंड कर रहा है, बेंडिंग मूवमेंट के ऊपर। अब लेकिन यहाँ पे अगर आपने पूरा एक साथ L लिख दिया तो वहां भी गलती हो जाएगा, क्यों, वहां मूवमेंट वेरी कर रहा है लेंथ के लॉन्ग, और तो इसलिए यहाँ पे भी dx ऐसे यूज किया। तो डेप्थ के लॉन्ग क्या है कि स्ट्रेस वेरी कर रहा है, इसलिए पूरा एरिया एक साथ ए नहीं लिख सकते, इसलिए डी लिखा, और लेंथ के लॉन्ग मूवमेंट वेरी कर रहा है इसलिए वहां पर dx लिखा, क्यों, सिग्मा निकालने में m का यूज हो रहा है तो dx यूज किया। हाँ, लेंथ के लॉन्ग अगर मूवमेंट वेरी ना करता तो हम सीधे l लिख देते, लेकिन वही वेरी कर रहा है इसलिए dx लिखा। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे पूरा, तो यू टोटल स्ट्रेन एनर्जी, तो यहाँ पे इसको दैट 0 से l इंटीग्रेट किया, सिग्मा का वैल्यू क्या है, My/I, तो रख दो यहाँ पे mx स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन i स्क्वायर 1/2e dA इंटू dx, ऐसे यूज किया। देखो जरा, इंटीग्रल y स्क्वायर dA, ये क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल। y डिस्टेंस कहाँ से लिया है, अब न्यूट्रल एक्सिस से। देखो जरा, ये न्यूट्रल एक्सिस था, इससे y डिस्टेंस लिया था, तो इंटीग्रल y स्क्वायर dA क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअली मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम बोलते हैं मास जहाँ यूज हो रहा है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर, यहाँ पे सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया बोलते हैं इसको, बट वो जनरल वही आदत पड़ा रहता है वैसे बोल दिया। तो ये सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया आई का वैल्यू, तो यहाँ पुट कर दो 0 से L mx स्क्वायर y स्क्वायर dA है, ये i हो गया, i से कैंसिल हो गया, mx स्क्वायर dx अपॉन दैट इज 2e है। तो ये हो गया स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड बीम के अंदर, mx स्क्वायर dx अपॉन 2e है। तो ये हर क्वेश्चन में स्ट्रेन मेथड पहले हम यही करेंगे, बीम के अंदर कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है उसको निकालेंगे। एक दो क्वेश्चन करेंगे सब सीख जाएंगे, एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करने की देर होती है,
लेकिन ये बेसिक है, ये कैसे प्रूव किया है सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोम में स्ट्रक्चर में हर जगह आएगा, ये सोम में स्ट्रेनजी मेथड आएगा, स्ट्रक्चर में भी आएगा। तो कल को इंटरव्यू में आपसे पूछेगा नहीं ये कहाँ से आ गया, तो खाली फॉर्मूला नहीं रटना है, हमको सब कुछ मालूम होना चाहिए कैसे किया एक एक चीज। क्वेश्चन तो हम एक करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सीख जाएंगे। अब यही डिफरेंस होता है भाई, स्टूडेंट क्या करता है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता रहता है बार बार, तो एग्जामिनर को मालूम है इंटरव्यू में कि उसको पता है कि तुम वीक कहाँ पे हो, तो वो तुमसे ये पूछेगा कि बताओ कैसे निकाला था, तो ये हमको बताना उसको आना चाहिए, ये बताना आना चाहिए कि डी ए क्यों लिया, डी एक्स क्यों लिया, सब चीज ये सब इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सब सीख जाएंगे। देख लो फिर से एक बार, तो ये मेंबर में हमने एक्सियल लोड अप्लाई किया पी का, तो इसमें एक्सियल डिफ्लेक्शन पी एल अपॉन ए और एक्सियल स्ट्रेन एनर्जी पी स्क्वायर एल अपॉन 2a। पी इक्वल टू फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, सिग्मा इनटू ए, वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ से सॉल्व किया, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 इंटू वॉल्यूम, इतना आ गया ऐसे। तो ये एक्सियल डिफ्लेक्शन इतना होता है, एक्सियल स्ट्रेन एनर्जी इतना आता है, ये हम चैप्टर 1 में प्रूव करेंगे, कुछ निकालेंगे ऐसे रखा नहीं है, वहाँ पूरा प्रूव करके देखेंगे। अभी इसको डायरेक्टली डिफ्लेक्शन में यूज कर रहा है। तो ये नॉर्मल लेंथ बढ़ रहा है इसमें, तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल स्ट्रेस हर जगह सबकी सेम आ रही है। ऐसे बीम पे आपने ट्रांसफर लोड लगाया तो बीम बेंड कर गया, बीएमडी नेगेटिव है, हॉगिंग शेप बन रहा है, ऐसे इस तरह से आ रहा है, बीम बेंड हो रहा है। यहाँ भी देखो लेंथ बढ़ रहा है, लेंथ कम हो रहा है, तो नॉर्मल है, नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि हर फाइबर का लेंथ सेम नहीं चेंज हो रहा है, इसलिए स्ट्रेस सब जगह सेम अलग अलग वैल्यू आ रही है, इस तरह से बन रहा है। तो नीचे लेंथ कम हो रहा है तो कंप्रेसिव स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेस क्रॉस सेक्शन पे अंदर की तरफ जाएगा, ऊपर लेंथ बढ़ रहा है, टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस क्रॉस सेक्शन पे बाहर की तरफ जा रहा है। अब स्ट्रेन यहाँ पे लिखें इक्वेशन बिकॉज एम एक्स का, तो वी एक्स एम एक्स का इक्वेशन लिखना आता है, हमने 70 में सीखा था। तो यहाँ पेन रखो, पी इंटू एक्स प्लस एम एक्स इक्वल टू 0, राइट टू लेफ्ट लिखा, ये कन्वेंशन है। तो यहाँ से एम एक्स का वैल्यू इतना आ गया। नाउ यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर बाई 2 इंटू वॉल्यूम लगा दो डायरेक्ट, लेकिन नहीं लगा सकते, क्यों, एरिया है यहाँ पे, एरिया में डेप्थ आएगा और डेप्थ के लॉन्ग यहाँ स्ट्रेस वेरी कर रहा है। इसमें क्या था कि डेप्थ के लॉन्ग स्ट्रेस हर जगह सेम था, तो डायरेक्ट लगा दिया आपने, लेकिन यहाँ डेप्थ के लॉन्ग स्ट्रेस वेरी कर रहा है, इसलिए हमको स्ट्रिप लेना पड़ेगा, इसलिए y पे dy का स्ट्रिप लिया, डी ए बी इंटू डी वाई। और सेम आपका यहाँ सिग्मा, ये फॉर्मूला है, सिग्मा होता है एम वाई अपॉन आई, तो स्ट्रेस में एम का टर्म भी आ रहा है मोमेंट का, तो मोमेंट का टर्म बन रहा है, तो मोमेंट लेंथ के लॉन्ग वेरी कर रहा है, इसलिए एल भी डायरेक्ट नहीं लिख सकते, वहां भी डी एक्स लिया इस तरह से, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 डी इंटू डी एक्स। अब सिग्मा रख दिया आपने, सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी, दैट एम वाई अपॉन आई, वाई स्क्वायर डी ए क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, उसके वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया, जीरो से एल इंटीग्रेट कर दिया, तो ये एम एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 ई आई, तो ये स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड आ गया बीम के अंदर। तो हमें वी एक्स एम एक्स का इक्वेशन लिखना आता ही है, एम एक्स का इक्वेशन वो पढ़ा है हमने 70 बीएमडी में, तो कोई बीम दिया होगा एम एक्स का इक्वेशन लिख देंगे, उसके बाद ये स्ट्रेन एनर्जी निकाल देंगे, देन फिर वहां से थ्योरम लगाकर स्लोप डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन करने का देर है, एक क्वेश्चन करते ही सब सीख जाएंगे, नोट कर लो इसको। इसमें दो एजम्पशन यूज करते हैं, तो वो पहले इसको लिख लो जरा, एजम्पशन कौन कौन से हैं, तो कल को ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। हेडिंग दे दो, एजम्पशन यूज्ड इन स्ट्रेन एनर्जी मेथड, एजम्पशन यूज्ड इन स्ट्रेन एनर्जी मेथड। फर्स्ट नंबर, नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी, so external work done by load, no loss of energy, so external work done by load is equal to internal energy stored, is equal to internal energy stored called strain energy, equal to internal energy stored called strain energy. Second point, second number, load is applied under elastic limit, load is applied under elastic limit,
तो ये दो मेन assumption है जिसको यूज करके हम देन स्ट्रेनजी मेथड से स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो कोई assumption में पूछ सकता है आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, ईएस के ऑब्जेक्टिव में। तो अब हमने बीम के अंदर स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट कर लिया। अब हम यहाँ पर कास्टिग्लियानो थ्योरम यूज करेंगे। कास्टिग्लियानो थ्योरम लगाकर तब स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो वही देख रहे हैं, तो हेडिंग दे दो कास्टिग्लियानो थ्योरम। कास्टिग्लियानो थ्योरम जो है वो आपका पॉइंट लोड एप्लीकेशन है दैट वर्चुअल वर्क से फाइंड आउट किया। तो वर्चुअल वर्क कॉन्सेप्ट हम स्टील में भी पढ़ेंगे और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी आएगा। तो जो स्टील के अंदर और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर वर्चुअल वर्क कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके रिजल्ट्स को हम सोम में और स्ट्रक्चर में डायरेक्टली यूज करते हैं। तो वहाँ पे बहुत डिटेल में आएगा स्टील में और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर। तो यहाँ पे सोम और स्ट्रक्चर में उसके रिजल्ट्स को हम डायरेक्टली यूज करेंगे। तो वर्चुअल वर्क पॉइंट लोड एप्लीकेशन है, तो ये आपका जो पॉइंट लोड एप्लीकेशन है कास्टिग्लियानो थ्योरम। क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बीम दिया हुआ है, ये बीम ऐसे दिया है, इसे मान लो यहाँ पे पी लोड लग रहा है। तो जब हम कट करेंगे सेक्शन, इक्वेशन लिखेंगे एक्स पे, तो यहाँ पर वी एक्स और एम एक्स आ जाएगा। ये हमने पढ़ा है सेफ्टी वीएमडी में कैसे लिखते हैं इक्वेशन। तो क्या होगा, पी इंटू एक्स प्लस एम एक्स इक्वल टू 0। अब एम एक्स का इक्वेशन बन गया और देन हमको स्ट्रेन एनर्जी निकालना आता है। ये क्या होता है, 0 टू एल एम एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 EI। तो स्ट्रेन एनर्जी आ गई। तो एम एक्स में पी का टर्म है, यानी स्ट्रेन एनर्जी में पी का टर्म आ जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। इसमें पी का टर्म है। अब इसको फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी कर देंगे। तो जिस पॉइंट पर ये पी लोड लगा है वहां डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। मतलब क्या है, जैसे मान लो ये लॉन्ग एक्सिस आप कैसे जा रहा है, तो बीम आपका ऐसे बेंड हुआ था, इस तरह से ऐसे बेंड हुआ। तो ये ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट बेंड होके यहाँ चला गया। तो ये है जो डिफ्लेक्शन डेल्टा है, दिस वाला। तो अब हमको ये डेल्टा ए कैलकुलेट करना है। तो पहले बीम के अंदर स्टोर्ड कितना स्ट्रेन एनर्जी वो निकाल दिया, तो वो आ गया। अब इसमें पी का टर्म है क्योंकि एम एक्स आया था, एम एक्स में पी का टर्म है। अब इसको पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी कर देंगे। तो जिस पॉइंट पे पी लोड लगा है वहां पे हमको डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, डेल्टा है। तो दिस वन दैट इज कॉल्ड द कास्टिग्लियानो थ्योरम, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी। तो अब ये दिख रहा है, इसका मतलब है कि जहां पर कंसर्न पॉइंट लोड होगा बस वहीं पे हम डिफ्लेक्शन निकाल पाएंगे। अब किसी दूसरे पॉइंट में निकालना होगा, वो कैसे करेंगे उसको भी आगे देखेंगे। इसलिए जहां पर भी कंसर्न पॉइंट लोड होगा वहां पर डिफ्लेक्शन निकाल लेंगे। तो डिफ्लेक्शन निकालने के लिए बीम पे वहां कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड होना ही चाहिए, तभी कैलकुलेट कर पाएंगे। ये दूसरे पॉइंट में कैसे निकालेंगे उसको भी आगे देखेंगे। तो ये आपका डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर लिया। सेम मान लो बीम ऐसे दिया, यहाँ बीम ऐसे दिया, इसे मान लो मूवमेंट लगा दिया एम का। तो ये मूवमेंट अप्लाई किया तो बीम आपका ऐसे बेंड हो जाएगा, इस तरह से ऐसे बेंड हो। तो ये पॉइंट है, तो बीम ऐसे बेंड हुआ, तो यहाँ टेंजेंट डालें, तो ये स्लोप थीटा है, ऐसे आ रहा है। अब मान लो फॉर एग्जांपल इस ए पॉइंट पे हमको स्लोप कैलकुलेट करना है। तो बीम बेंड कट करके सेक्शन एम एक्स का इक्वेशन लिखेंगे, उसमें एम का टर्म आएगा। एम का टर्म बना, देन हम यहाँ सबसे पहले इसके अंदर स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी निकाल देंगे। तो स्ट्रेन एनर्जी में एम एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 EI होता है, तो उसमें स्ट्रेन एनर्जी में एम का टर्म होगा। तो इसको पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एम कर देंगे। तो जिस पॉइंट पर कंसर्न मूवमेंट लोड लग रहा है वहां पर हमको स्लोप मिल जाएगा। तो वहां पे हम स्लोप ऐसे कैलकुलेट कर देंगे। इसका मतलब है कि अगर आपको किसी पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो वहां पे कंसंट्रेटेड मूवमेंट लोड होना ही चाहिए, तभी कैलकुलेट कर पाएंगे। सेम ऐसे ही एक शाफ्ट दिया हुआ है, शाफ्ट को तो हम टॉर्शन में पढ़ेंगे टॉपिक में, लेकिन अभी इसका यूज कर ले रहे हैं। शाफ्ट पे आपने टॉर्क लगाया, तो जब टॉर्क लगाओगे क्रॉस सेक्शन रोटेट करेगा। इसके अंदर जो स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी आता है उसमें टी का टर्म होता है, टी स्क्वायर एल अपॉन 2 GJ। इसको वहाँ टॉर्शन टॉपिक में प्रूव करेंगे। तो जहाँ पे टॉर्क स्ट्रेन एनर्जी निकाला उसमें टी का टर्म है, इसको पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टॉर्क कर दिया। तो वहाँ पर जहाँ पे टॉर्क लगा वहाँ पर कितना एंगल ऑफ ट्विस्ट है वो निकल जाएगा। तो ये जो है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो ये टॉर्शन टॉपिक हमको करीब 7-8 घंटे पढ़ना है, तो इसको हम डिटेल में वहाँ देखेंगे जब आएगा। अभी डिफ्लेक्शन की बात कर, मतलब बीम में जहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है दैट पॉइंट मस्ट बी कंसर्न पॉइंट लोड। जहाँ पे आपको स्लोप निकालना है दैट पॉइंट मस्ट बी कंसर्न मूवमेंट लोड। ऐसे जहाँ पे आपको एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना है वहाँ पे आपका दैट पॉइंट मस्ट बी टॉर्शन, टॉर्क अप्लाई होना चाहिए। तो ये जो है दैट इज अ स्लोप, स्लोप किसी पॉइंट पर, ये एंगल ऑफ ट्विस्ट दैट क्रॉस सेक्शन रोटेट किया। तो इसको हम पढ़ेंगे वहाँ टॉर्शन टॉपिक में देखेंगे।
अब देखो पहला वाला केस क्या था, डेल्टा ए क्या था, डेल यू बाई डेल पी। डेल्टा ए क्या है, डेल यू बाई डेल पी, फर्स्ट केस में जो बनाया था। तो डेल बाई डेल पी है तो यू का वैल्यू रख दो 0 टू एल एम एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 ई, इस वैल्यू ऐसे पुट कर दिया। यू अभी प्रूव किया था ये वैल्यू होता है, तो यहाँ से 1 अपॉन 2 ई कॉमन ले लिया, 0 टू एल एम एक्स स्क्वायर डेल बाई डेल पी अंदर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 2 एम एक्स और कितना डेल एम एक्स अपॉन डेल पी इंटू डी एक्स। तो इस तरह से हम यहाँ पर डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। एम एक्स में पी का टर्म था, डेल बाई डेल पी अंदर ले गए, तो 2 एम एक्स इंटू डेल एम एक्स अपॉन डेल पी इंटू डी एक्स। यही डेल एम एक्स अपॉन डेल पी जो है दैट डेल एम एक्स अपॉन डेल पी, तो ये हम इसको रख देते हैं 1 के बराबर, तो ये कन्वर्ट हो जाता है यूनिट लोड मेथड में। तो जो वो स्ट्रक्चर में आप पढ़ोगे, तो सोम में स्ट्रक्चर में दोनों पे आपका ये कास्टिग्लियानो थ्योरम आएगा। वहाँ पे क्या स्ट्रक्चर में क्या है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशंस हैं, तो वहाँ टेबल वगैरह बना लेते हैं। यहाँ पे क्या इतनी कैलकुलेशन नहीं है कंपेयर टू स्ट्रक्चर, तो ऐसे डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जिस सबका एक ही है, स्ट्रेन जी स्टोर्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, देन थ्योरम लगाकर सॉल्व कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन करने का देर है, एक क्वेश्चन करते ही हम सब सीख जाएंगे। देख लो फिर से, तो ये बीम दिया है, इसे पी लोड लगा, इस पे जब आप एम एक्स इक्वेशन लिखोगे तो कैसे आएगा, पी इंटू एक्स प्लस एम एक्स इक्वल टू 0, तो यानी एम एक्स में पी का टर्म है। अब बीम पे पी लोड लगा, बीम ऐसे बेंड हो गया, हॉगिंग शेप है, तो यहाँ ए पे डिफ्लेक्शन निकालना था आपको, तो आप क्या करो पहले बीम के अंदर स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट कर दो, तो वो हमको मालूम है 0 टू एल एम एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 से निकाल देंगे। तो स्ट्रेन एनर्जी में पी का टर्म है, अब इसको पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी कर दो, तो जहाँ पे पी लोड लग रहा है वहाँ पे डिफ्लेक्शन निकल जाएगा। तो इसका मतलब है जहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है दैट पॉइंट मस्ट बी कंसंट पॉइंट लोड, वहाँ कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड होना चाहिए, तभी कैलकुलेट कर पाएंगे। डेल यू बाई डेल पी डिफ्लेक्शन है इस तरह से। सेम ऐसे ही बीम पे मोमेंट लग रहा था, तो मोमेंट लगा तो एम एक्स में एम का टर्म आएगा, बीम ऐसे बेंड करके आपको इस पॉइंट पे स्लोप निकालना था, तो क्या करो आप पहले बीम के अंदर स्टोर्ड स्ट्रेन निकाल दो, इसमें एम का टर्म है, इसको पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एम कर दो, जहाँ पे कंसेंट मोमेंट लोड लगा है वहां पर स्लोप निकल जाएगा। सेम ऐसे ये शाफ्ट है, इस पे टॉर्क लगा है टी का, क्रॉस सेक्शन रोटेट करेगा, तो पहले इसके अंदर स्टोर्ड स्ट्रेन निकाल दो टी स्क्वायर एल बाई 2 जी से, वो हम पढ़ेंगे टॉर्शन में, पूरा प्रूव करेंगे एक एक चीज। सोम के अंदर हम एक एक चीज प्रूव करेंगे, बिकॉज बेसिक सब्जेक्ट है, हमको रटना कुछ नहीं। अभी ऐसे ये टॉर्शन नहीं पढ़ा हमने, तो इसको भी लिख दिया, लेकिन हम टॉर्शन जब आएगा तो वहाँ एक एक चीज करेंगे, सीधे क्वेश्चन नहीं लगाना, हमें एक एक चीज मालूम होना चाहिए। अभी हम पहले इतना पढ़ रहे हैं जिससे कि हमारा स्ट्रक्चर ओपन हो जाए, हम स्ट्रक्चर कर पाए। हम एक एक चीज को एक एक प्रूफ जो आता है सब कुछ एक एक चीज प्रूव करेंगे, तो 2 घंटे ज्यादा लग जाए, 4 घंटे ज्यादा लग जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक एक चीज करेंगे। खैर जब आएगा तब देखेंगे। तो स्ट्रेन एनर्जी में टॉर्क का टर्म टी का टर्म है, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी कर दिया, डेल यू बाई डेल टी, जहां टॉर्क लगा वहां पे एंगुलर ट्विस्ट मिल जाएगा ऐसे। अब डेल्टा ये क्या, डेल यू बाई डेल पी, यू पहले केस में निकाला था, यू की वैल्यू पुट कर दी, 2 बाहर ले लिया, एम एक्स में पी का टर्म है 2 एम एक्स इंटू डेल एम एक्स अपॉन डेल पी इंटू डी एक्स, तो इसको लगाकर ऐसे हम डिफ्लेक्शन निकाल लेंगे। जब क्वेश्चन बहुत बड़ा हो रहा हो तो डेल एम एक्स अपॉन डेल पी को 1 रख के कन्वर्ट कर देंगे, तो दैट इज कॉल्ड यूनिट लोड मेथड, तो वो आएगा स्ट्रक्चर में, यहाँ ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, सर देखेंगे। सो दिस वन दैट इज कॉल्ड द कास्टिग्लियानो थ्योरम। अब किसी दूसरे पॉइंट पे जहाँ जैसे मान लो कहीं डिफ्लेक्शन निकालना है, वहाँ पे कंस्टेंट पॉइंट लोड नहीं लग रहा है, तो कैसे निकालेंगे उसको भी आगे देखेंगे, पहले इतना नोट कर लो। यहां पर इसके ऊपर यहाँ पे 9.5 लिख दो, मतलब अभी आपको जो स्टार्ट होगा तो अब आपको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ में 9.5 में जो मैंने बोला है वो लिखा हुआ है, तो जब इसको पढ़ लिया उसका 9.5 में देख लिया पीडीएफ में क्या लिखा है, तो ऊपर 9.5 लिख दो। रफ कर रहे हैं, देखना है एक मिनट। जैसे ये बीम दिया है, इस पे यहाँ पी लोड लग रहा है, तो बीम आपका ऐसे बेंड हो गया, तो अभी ए पॉइंट था, ए से ए डैश चला गया, तो यहाँ डिफ्लेक्शन निकालना हमको मालूम है कैसे निकलता है।
ऐसे ही अब ये बी पॉइंट है, अब मान लो हमको इस बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है, तो बी से ये बी डैश किया है, तो ए पे डिफ्लेक्शन तो हमने कैलकुलेट किया ही था, लेकिन अब ये पूछ रहा है कि बी पॉइंट डिफ्लेक्शन निकालना, स्ट्रेन एनर्जी मेथड सॉल्व करना। अब डिफ्लेक्शन के निकालने के लिए स्ट्रेन एनर्जी मेथड में वहां होना चाहिए कंस्टेंट पॉइंट लोड, तो वो तो लग नहीं रहा है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक सूडो लोड लगा दिया, एक इमेजिनरी लोड दैट क्यू, दिस वन दैट इज अ सूडो लोड, एक इमेजिनरी लोड क्यू वहां पे लगा दिया जहां पे बी पॉइंट डिफ्लेक्शन चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जहां पे डिफ्लेक्शन निकालना है स्ट्रेन एनर्जी मेथड से, दैट पॉइंट मस्ट बी दैट कंस्टेंट पॉइंट लोड, वो तो है नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक सूडो लोड लगा दी। अब क्या, बीम पे दो लोड हो गए पी और क्यू, तो जब हम हमें एम एक्स का इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें पी और क्यू दोनों के टर्म आएंगे, फिर जब स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे उसमें भी पी और क्यू दोनों के टर्म होंगे, तो स्ट्रेन एनर्जी जो कैलकुलेट होगा उसमें पी और क्यू दोनों के टर्म होंगे, तो इसको हम कर देंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू, और लास्ट में रख देंगे क्यू इक्वल टू 0। क्यों? बिकॉज क्यू तो कुछ था ही नहीं, तो जो स्ट्रेन एनर्जी आया था उसमें पी और क्यू दोनों के टर्म थे, आपने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू किया और लास्ट में क्यू को रख दिया 0, तो खाली पी के टर्म बचेंगे, तो इसलिए खाली पी से जो डिफ्लेक्शन बी पे आएगा वो निकल जाएगा, तो इस तरह से हम बी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकाल देंगे। तो इस तरह से हम बीम पे कहीं पे भी डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं, अगर जहां डिफ्लेक्शन निकालना है उस पॉइंट पे अगर बीम पे आपका लग रहा है लोड पी तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो हम वहां पे लगा देंगे सूडो लोड, फिर हम एक्स का इक्वेशन लिख लेंगे और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू कर देंगे और लास्ट में रख देंगे क्यू को 0, क्योंकि वो तो कुछ था ही नहीं, इमेजिनरी लोड था। इस तरह से आपका दैट जहां पे क्यू लोड लगा है और जहां पे बी पॉइंट है वहां डिफ्लेक्शन निकल जाएगा, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। सेम ऐसे ही बीम आपको दिया, यही बीम मान लो दिया था ऐसे, तो यहाँ बीम पे पी लोड लग रहा था ऐसे, तो ये बीम पे दिया तो बीम पे बेंड हुआ, तो बीम आपका ऐसे बेंड हो गया, तो ये इस तरह से बेंड हुआ, तो यहाँ पे स्लोप निकाल लें, तो ये थीटा ए पॉइंट है, अब हमको ए पे निकालना है स्लोप, अब स्लोप के लिए क्या होना चाहिए, कंस्टेंट मूवमेंट लोड होना चाहिए, तो कंस्टेंट मूवमेंट लोड तो यहाँ लग नहीं रहा, तो क्या किया, यहाँ पे सूडो मूवमेंट लगा दिए, तो ऐसे एम का यहाँ पर सूडो मूवमेंट लगा दिया, तो हमने क्या किया, यहाँ पर ऐसे एम का सूडो मूवमेंट लगा दिया, तो अब बीम में दो लोड हो गए, एक पी और एक एम, तो एम एक्स का इक्वेशन लिखोगे उसमें पी और एम दोनों के टर्म आएंगे, देन उसके बाद हम स्ट्रेन एनर्जी में पी और एम दोनों के टर्म रहेंगे, तो स्ट्रेन एनर्जी में पी और एम दोनों के टर्म है, इसको डेल यू बाई डेल एम कर दिया और लास्ट में एम को रख दिया 0। क्यों? बिकॉज एम तो कुछ एक्चुअल था ही नहीं, इमेजिनरी है, तो इसलिए पी से कितना स्लोप आ रहा है वो निकल जाएगा, इस तरह से हम स्लोप भी कैलकुलेट कर लें। मतलब क्या है कि बीम में आपको किसी भी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है, तो अगर वहां पे कंसर्न पॉइंट लोड लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो वहां सूडो लोड लगा दिया, कंसर्न पॉइंट लोड क्यू करके, तो हम वहां पर डिफ्लेक्शन निकाल लेंगे। ऐसे किसी पॉइंट में अगर स्लोप निकालना है तो वहां कंसर्न मूवमेंट लोड होना चाहिए, नहीं है कंसर्न मूवमेंट लोड तो वहां पे हम सूडो मूवमेंट लगा देंगे, तो वहां स्लोप निकाल लेंगे। इस तरह से बीम में हम कहीं पर भी स्लोप और डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर लें। बीम में क्या है कि हम सेक्शन कट करते हैं तो Vx और Mx दो टर्म आते हैं, तो Vx शेयर फोर्स से स्ट्रेन एनर्जी अलग निकलता है, Mx से अलग निकलता है, बट जो शेयर फोर्स है Vx उसका स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू दैट वेरी वेरी स्मॉल, जो Vx है उससे जो डिफ्लेक्शन निकलता है दैट वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू Mx डिफ्लेक्शन, इसलिए हम खाली स्ट्रेन एनर्जी मेथड में Mx का जो डिफ्लेक्शन उसको कैलकुलेट करते हैं, जो Vx वाला पार्ट है उसका उससे जो डिफ्लेक्शन आ रहा है दैट वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू Mx डिफ्लेक्शन, तो उस Vx वाले पार्ट को नेग्लेक्ट कर दिया है, खाली Mx वाले पार्ट से डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन में, तो ये दैट इज कॉल्ड द सूडो लोड मेथड, इसके ऊपर लिख देना दैट इज सूडो लोड मेथड। नोट कर लो इसको। तो अब एक क्वेश्चन देख रहे हैं कैसे यूज करेंगे। अब स्ट्रेन एनर्जी मेथड सुपरपोजिशन को छोड़ के बाकी सब कन्वेंशनल मेथड ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। गेट के एग्जाम में क्या था, कई बार क्वेश्चन आपको दिखेगा कि ये स्ट्रेन एनर्जी सॉल्व हो रहा है, सुपरपोजिशन बहुत टफ हो जा रहा है, इसलिए हमको सब मेथड पता रहना चाहिए। बाकी कन्वेंशनल में तो यूज होता ही है, स्ट्रक्चर में बहुत यूज होगा, तो हमें सब्जेक्ट सीखना है पूरा, इसलिए स्ट्रक्चर में यूज होना है, इसलिए सबसे पहले यही मेथड पढ़ रहे हैं। तो अभी क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सब कन्वेंशनल क्वेश्चन ही बनेंगे इसमें, छोटा मोटा पार्ट भी बनता है, ऐसा नहीं ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, कोई बीच का टर्म पूछ लिया, गेट में भी पूछता है, ये इसके ऑब्जेक्टिव में भी आता है,
इसलिए पता है मेथड तो हम सोच पाएंगे, नहीं तो पता ही नहीं तो सोचेंगे कैसे, क्या थिंकिंग ही नहीं आएगा। अब ये कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है, उस पर यूनिफॉर्म वायरिंग लोड है, तो बोल रहा है कि इसका डेल्टा मैक्स और थीटा मैक्स निकालना है। तो इसका रिजल्ट हमको याद है सुपरपोजिशन मेथड से, लेकिन जब कन्वेंशनल में आएगा तो वो लिख देता है, जितने क्वेश्चन आते हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर वो सीधे लिख देता है कि भाई इसको सॉल्व करो इस मेथड से। तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन जब पूछेगा, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है कि आप मैक्सिमम स्लो डिविजन निकालो स्ट्रेन एनर्जी मेथड से, तो स्ट्रेन एनर्जी मेथड के टर्म्स आपको दिखाने पड़ेंगे तभी नंबर देगा, नहीं तो काट के 0 मार्क्स कर देगा। तो आंसर से कोई मतलब नहीं हमको, ये ऑब्जेक्टिव के लिए कोई नहीं, जब 15 नंबर में पूछेगा तो लिख देगा कि इस मेथड से सॉल्व करके दिखाओ, इसलिए हमको मेथड मालूम होना चाहिए। तो अब वो लिख रहा है क्वेश्चन में कि हमको ये क्वेश्चन दैट 15 मार्क्स का है और स्ट्रेन एनर्जी मेथड सॉल्व करना है, तो वही देख रहे हैं। तो अब देखो जरा, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन स्लोप हमें मालूम है कैंटिलीवर बीम में दैट फ्री एंड पे ही होता है, यानी ए पर ये पता है हमको। अब ए पर डिफ्लेक्शन निकालना है। अब डिफ्लेक्शन क्या होता है, वहां पे होना चाहिए कंसर्न पॉइंट लोड, अभी देखा था, लेकिन ए पे यहाँ पे कंसर्न पॉइंट लोड तो लग नहीं रहा, तो क्या करेंगे, सूडो लोड लगा देंगे। इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक सूडो लोड लगा दिया क्यू का, तो ये क्यू का एक सूडो लोड लगा दिया ऐसे। तो अब बीम में 2 लोड हो गए, एक यूवीएल और एक ये क्यू। अब क्या है, अब हमको इसके अंदर स्टोर दैट, पहले बीम के अंदर स्टोर कितना स्ट्रेन एनर्जी वो निकालना। तो स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकलेगा, उसके लिए एमएक्स का इक्वेशन लिखेंगे। एमएक्स का इक्वेशन कैसे आता है, दैट हमको पढ़ा है हमने एसएफडी वीएमडी में, साइन कन्वेंशन मालूम है एमएक्स का वीएक्स के लिए। तो पहले इसके अंदर स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए पहले एमएक्स का इक्वेशन लिखें, फिर इसके अंदर स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे, तब थ्योरम लगा देंगे। तो वही कर रहे हैं, तो एमएक्स का इक्वेशन लिखें तो वो हमको लिखना आता है, तो वो लिख रहे हैं। तो मान लो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ऐसे, एक्स पे कट किया तो यहाँ कट करके इक्वेशन लिखेंगे एमएक्स का एक्स पे। हर क्वेश्चन में यही कर रहे हैं, डबल इंटीग्रेशन, मैकॉले, स्ट्रेन एनर्जी, सब एक ही मेथड है, एक ही कॉन्सेप्ट है, सब में एमएक्स का इक्वेशन लिख रहा हूँ, कुछ नहीं कर। तो ये कट कर दो इतना पार्ट, ये लोडिंग लग रहा है ऐसे नीचे, यहाँ कट किया तो ये क्यू का लोड है, तो ये लेफ्ट टू राइट ऐसे लिया तो एक्स पे, साइन कन्वेंशन मालूम है हमको, तो ये वी एक्स और ये एम एक्स। तो ये हाइट कितना है इसका, देखो जरा, ये एल मीटर में डब्ल्यू है, तो 1 में कितना आएगा डब्ल्यू बाई एल, एक्स में कितना आएगा डब्ल्यू बाई एल इंटू एक्स, तो डब्ल्यू बाई एल इंटू एक्स, ये इसका हाइट होगी। साइन कन्वेंशन लग गया, तो अब लिखें एमएक्स का इक्वेशन, सब लोड कहाँ लगेगा, सेंट्रॉइड पर, यहाँ कहीं अप्लाई होगा, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 1/3 x/3, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, साइन कन्वेंशन लग गया, सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव। क्वेश्चन लिखें क्या हो जाएगा, माइनस दैट, -1/2, हाइट कितना w/l इंटू एक्स, 1/2 हाइट बेस, बेस कितना x, सेंट्रॉइड कितना x/3। यहाँ पेन रखो जहां कट किया सेक्शन x x, ये कैसा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, प्लस प्लस कितना -qx प्लस प्लस -mx इक्वल टू 0। तो जहां कट किया सेक्शन वहां पेन रखो, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, एंटी सब एंटी क्लॉक, माइनस वैल्यू, क्लॉकवाइज तो प्लस ले लेते, साइन कन्वेंशन लग गया। तो यहाँ से mx कितना आ गया, -1/6 w/l x क्यूब और -qx, तो ये mx का वैल्यू। तो डबल इंडिकेशन, मैकॉलेस, इन सब में एक ही कॉन्सेप्ट है, कट करके सेक्शन mx का इक्वेशन लिख रहा है, तो ये mx आ गया। अब थ्योरम लगा दो, a पे डिफ्लेक्शन निकालना है डेल्टा a, तो ये क्या, डेल u बाई डेल q, और लास्ट में q को क्या रख देंगे 0, डेल u बाई डेल q भी देखा था। तो यहाँ से डेल बाई डेल q, u का वैल्यू रख दो, u क्या 0 to l mx² dx अपॉन 2ei इस वैल्यू, तो यहाँ से 1/2ei कॉमन आ गया, तो 0 to l mx का डेल बाई डेल q अंदर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 2mx इंटू कितना डेल mx अपॉन डेल q इंटू dx, और लास्ट में क्या रख देंगे, q को रख देंगे 0, इस तरह से। तो 2 कैंसिल हो गया, तो 1/ei 0 to l mx का वैल्यू, mx का वैल्यू है, इसको यहाँ पुट कर दो, mx रखे तो यहाँ पे mx की वैल्यू पुट कर दो, तो -1/6 w/l x क्यूब माइनस qx, डेल mx अपॉन डेल q, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q कर दो इसको,
तो डेल एम एक्स अपॉन डेल क्यू। तो क्यू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू कर रहे हैं, तो उसके लिए तो ये कांस्टेंट है, 0 हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस एक्स दिस वैल्यू, तो यहाँ पुट कर दो। सो माइनस एक्स इंटू डी एक्स ऐसे किया। अब देखो जरा क्यू का वैल्यू 0 रखना है, तो क्यों इसको ऐसे हटा दो, क्यू 0 ही हट गया पहले, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ से कितना देखो जरा 1 अपॉन ई आई, तो यहाँ से कितना डब्ल्यू बाई एल है, एक्स क्यूब, एक्स का मल्टीपल एक्स 4 हो गया, ये तो हट ही गया, हट गया। तो x4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x5 बाई 5 l5 बाई 5 कितना, ये 1/6 w बाई एल एक्स क्यूब एक्स x4 x5 बाई 5 इंटीग्रेशन उसका l5 बाई 5 इस वैल्यू। तो यहाँ से a पे डिफ्लेक्शन कितना WL4 बाई 30 है, और ये हमको स्टैंडर्ड रिजल्ट पता ही है कि इतना वैल्यू होता है, तो ये क्रॉस, लेकिन सब दिखाना पड़ेगा। 15 नंबर क्वेश्चन में ये 7.5 का डिफ्लेक्शन, 7.5 का स्लोप, तो ये पूरा कैलकुलेट करके शो करना पड़ेगा, ऐसे आया। अब देखो जरा यहाँ डिफ्लेक्शन का वैल्यू आंसर पॉजिटिव आया, तो ये पॉजिटिव का मतलब है कि जिस तरफ क्यू लोड लग रहा है उस तरफ ही डिफ्लेक्शन होगा। यहाँ क्यू लोड कैसे लिया है, माइनस वाई डायरेक्शन में लिया है, तो ये बीम देखो जरा बीम कैसे बेंड करेगा, यहाँ पे ऐसे है तो बीम आपका कुछ ऐसे बेंड करेगा इस तरह से, डिफ्लेक्शन कैसा डाउनवर्ड है डेल्टा ए। तो लास्ट का आंसर जो डेल्टा ए WL4 बाई 30 है, ये पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब है कि लोड क्यू जिस तरफ लग रहा है उसी तरफ डिफ्लेक्शन होगा। तो क्यू माइनस वाई में लग रहा है तो माइनस वाई डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आएगा। यही लास्ट का आंसर नेगेटिव आता, तो जिस तरफ लोड लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होता है। क्यों, बिकॉज हमको मालूम थोड़ी क्यू को ऐसे ही लेना है, कोई स्टूडेंट ऊपर ले सकता है। देखो जरा मान लो इसी क्वेश्चन में कोई स्टूडेंट ने क्यू को ऊपर की तरफ लिया प्लस वाई में, तो अगर ये ऊपर की तरफ लेते आप तो यहाँ इक्वेशन लिखते तो कैसे आता, प्लस ऊपर लेते तो ये क्लॉकवाइज आता, तो यहाँ पे प्लस क्यू एक्स होता, प्लस क्यू एक्स होता तो यहाँ पे प्लस एक्स आता, तो जब यहाँ पे प्लस एक्स आता यहाँ पुट करते इसमें प्लस एक्स, तो लास्ट का आंसर आता नेगेटिव। अब एक स्टूडेंट ने क्या किया, यहाँ पे क्यू को लिया ऊपर की तरफ प्लस वाई डायरेक्शन, उसका लास्ट का आंसर नेगेटिव आया, मतलब जिस तरफ क्यू लिया उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा, तो लास्ट का डिफ्लेक्टेड शेप तो यही बनेगा, आप क्यू को ऊपर की तरफ लो या नीचे की तरफ लो। तो अगर लास्ट का आंसर पॉजिटिव है तो उसी तरफ लोडिंग है जिस तरफ, दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन है जिस तरफ लोड लगा है। लास्ट का आंसर नेगेटिव है तो यानी क्यू लोड के अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो, तो ये डिफ्लेक्शन निकल गया। ऐसे ही अगर हमको ए पे स्लोप निकालना हो क्या करेंगे, बोलो, ए पे स्लोप निकालना हो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ सूडो मूवमेंट ले लेंगे, वो घर पे करना है आपको, खुद से सॉल्व करना है, तो जब ये क्यू हटा देंगे यहाँ पे सूडो मूवमेंट एम ले लेंगे, फिर सेम ऐसे एम एक्स का इक्वेशन लिखेंगे पूरा जो किया है, उसमें एम का टर्म आएगा, देन थीटा है क्या लिख देंगे डेल यू बाई डेल एम, और लास्ट में एम इक्वल टू 0, तो वो घर पे आपको करना है। तो ये पहले नोट कर लिया आपने, ये पहले आपने पॉज किया, इसको नोट कर लिया अपना पूरा, उसके बाद रफ कॉपी करके देख लिया इसको, उसके तुरंत वहीं पे अगले पेज पर यहाँ पे सूडो मूवमेंट लेके स्लोप निकालना है, तो ये करना है आपको। और आप सोचो कि नहीं करेंगे तो आप ये छोड़ देना कि आप नहीं कर रहे तो कोई नहीं कर रहा है, आपके बगल वाला ही वीडियो लेक्चर करके, कई बच्चे देखते हैं वीडियो लेक्चर, तो वो कर रहे हैं, तो वो आपसे आगे निकल जाएंगे। तो अगर आपको उनको आगे निकलने देना है तो कोई बात नहीं, बस बैठे गाने सुनते रहो ऐसे, बस क्या चल रहा है तो करना है मेहनत। और दूसरा आप सोचो कि नहीं हम तो एक वीडियो लेक्चर कुछ नहीं हो रहा, दूसरा पढ़ रहा है वो आपसे आगे निकलेगा, इसलिए पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, मेहनत करना। बाकी अभी डाउट के लिए ऐप आ रहा है या फिर मेल जैसे भी करके वो कम्युनिकेशन हो जाएगा, तो वो आपको जैसे आपको कोई डाउट होगा तो आप उस पर पूछ लो, कोई भी डाउट होता है आपने बोल दिया तो हम कम्युनिकेट करके आपको उसका रिप्लाई कर देंगे। तो मेहनत करना है, लेकिन बिल्कुल नोट्स बना, अगर आप साथ साथ नोट्स बनाते रहोगे साथ साथ जैसे लिख रहे हैं और साथ साथ रफ कॉपी प्रैक्टिस करते रहोगे तो सब सीख जाएंगे, बस ईमानदारी से मेहनत करना। देख लो फिर से एक बार, यहाँ पे ए पे डिफ्लेक्शन निकालना था, कंस्टेंट पॉइंट लोड था नहीं, क्या किया क्यू लगा दिया सूडो लोड, स्ट्रेन निकालेंगे बीम के अंदर स्टोर्ड, वो कैसे आएगा एम एक्स इक्वेशन से, एम एक्स इक्वेशन लिखना आता है, हमने एसएफटी बीएमडी में सीखा था। कट किया सेक्शन एक्स पे, वी एक्स में साइन कन्वेंशन मालूम है हमको, अब सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव, जहाँ कट के सेक्शन यहाँ पेन रखो, ये माइनस क्यू एक्स माइनस 1/2 डब्ल्यू बाई एल इंटू एक्स बेस एक्स सेंट्रॉइड एक्स बाई 3 प्लस माइनस एम एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से एम एक्स आ गया, देन थ्योरम लगा दो, डेल्टा है क्या डेल यू बाई डेल क्यू, लास्ट में क्यू 0, डेल बाई डेल क्यू रख दो वैल्यू एम एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 है, एम एक्स यहाँ रख निकाला हुआ है, इसको पुट कर दो, पहले यहाँ इसको अंदर लेकर 1/2 2 mx और डेल एम एक्स अपॉन डेल क्यू इंटू डी एक्स।
एम एक्स की वैल्यू पुट कर दी, डेल एम एक्स अपॉन डेल क्यू क्या हो गया, तो उसके लिए क्यू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू है, तो उसके लिए तो ये कांस्टेंट जीरो हो गया, ये क्या हो गया माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स को यहाँ पुट कर दिया इनटू डी एक्स, दैट क्यू को रख दिया जीरो, बाकी वहां से x4 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 x5/5 L5/5 इंडिकेशन, तो ये डेल्टा, डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जिस तरफ क्यू लोड लगा है उस तरफ आपका है, उस तरफ डिफ्लेक्शन आएगा, तो क्यू किस तरफ है माइनस वाई डायरेक्शन में, इसलिए डिफ्लेक्शन माइनस वाई डायरेक्शन। अब मान लो इसी केस में कोई स्टूडेंट क्यू ऊपर ले लेता प्लस वाई डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या होता, ऊपर लेता प्लस वाई डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाता दैट क्लॉकवाइज, तो यहाँ प्लस क्यू एक्स होता, यहाँ प्लस एक्स आता, यहाँ प्लस एक्स आता, तो यहाँ लास्ट में आंसर नेगेटिव आता। तो एक स्टूडेंट ने क्या किया, क्यू को ऊपर प्लस वाई डायरेक्शन ले लिया, तो उसका आंसर नेगेटिव आ गया, मतलब जिस तरफ क्यू लिया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। तो इस तरह से हम स्लोप डिफ्लेक्शन कहीं भी निकाल सकते हैं। स्लोप निकालना वो आपके लिए होमवर्क है, ये क्यू हटा देंगे, यहाँ सूडो मूवमेंट ले लेंगे हम, जो मर्जी डायरेक्शन ले लो आप, देन उसके बाद डेल एम एक्स थीटा निकालेंगे, डेल यू बाई डेल एम कर देंगे, लास्ट में एम इक्वल टू जीरो, तो वो खुद से आपको सॉल्व करना है, उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट हमको याद है, तो वहां से क्रॉस चेक होगा, तो ये अगले पेज में स्लोप आपको खुद से निकालना, नोट कर लो इसको। इसमें एक पॉइंट लिख लो जरा, if final deflection is positive, if final deflection is positive, then deflection will be in same direction, then deflection will be in same direction as load applied, then deflection will be in same direction as concentrated point load applied, concentrated point load applied। next line से इसी में, if final answer is negative, if final answer is negative, final answer is negative, then deflection will be opposite direction of load applied, deflection will be opposite direction of load applied। सेम ऐसे स्लोप के लिए जो मूवमेंट का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में स्लोप आएगा, अगर आपका फाइनल आंसर पॉजिटिव है तो वो स्लोप आप घर पे कैलकुलेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट के एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, बीम पे लोडिंग दे देगा और बोलेगा कि टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड कितना वो निकालो, तो जो 2 मार्क्स में आता है उसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम होती है, ये खाली स्टैंडर्ड क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, इसमें हम बस खाली कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसका सॉल्व नहीं करना आपको, बस उसका जो क्वेश्चन घर के लिए देंगे करने को वो करना है, तो 2 मार्क्स में बस इतना पूछता है। तो अब ये बोला है कि बीम जो दिया हुआ है इसके अंदर कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होगा वो निकालो, तो यहाँ क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेना कैलकुलेट टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन बीम। तो अब देखो जरा, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या था कि पूरा बीम में आप कहीं भी कट कर लो, एक ही इक्वेशन आ रहा था एमएक्स का, लेकिन इसमें हमें मालूम है कि इसमें एमएक्स का इक्वेशन अलग होगा, इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा, तो इसलिए हमको सबसे पहले क्या सब, और हमें मालूम है बीम के अंदर स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी निकालना है तो आपको एमएक्स का इक्वेशन लिखना है, तो इसमें सब जगह ए बी में अलग, बीसी में अलग, सीडी में अलग, सब में अलग अलग लिखेंगे एमएक्स का इक्वेशन, और सब में अलग अलग स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड कैलकुलेट करेंगे और सब कुछ लास्ट में जाकर तीनों को ऐड कर देंगे, तो वो टोटल स्ट्रेन एनर्जी होगा।
पिछले क्वेश्चन में कहीं भी आप कट कर लो, एमएक्स का इक्वेशन सेम ही बन रहा था, लेकिन यहाँ पे अलग होगा, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है। तो सब में तीनों में अलग अलग एमएक्स का इक्वेशन लिख देंगे, तीनों में अलग अलग स्ट्रेंज कैलकुलेट कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, तो वहाँ से वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है आपको, ये खाली स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट ही देख रहे हैं, जो क्वेश्चन घर में करने को देंगे वो करना है। सो अब देखो जरा वैल्यू दी है तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे, तो सपोर्ट एक्शन आ जाएगा, वी आ जाएगा, वी डी आ जाएगा। सपोर्ट ऑर्डिनेशन निकालना हमको आता है, एसएफडी हमने बहुत किया। तो अब देखो इक्वेशन लिखें, ए बी में, बी सी में, सी डी में, तो हर क्रिटिकल पॉइंट से पहले कट करेंगे, देखा था हमने एसएफडी एमडी में, तो पहले बी से पहले कट किए, ए बी में चेक कर रहे हैं, ए बी कितना, 0 से एल के बीच में। यहाँ पे इक्वलिटी क्यों नहीं लगाया, मतलब बी से जस्ट डी एक्स पहले कट किया। तो यहाँ इक्वेशन लिखें, तो ये वी है, ये यहाँ से डिस्टेंस x, तो ये वी एक्स और ये एम एक्स, साइन कन्वेंशन मालूम है हमको, तो यहाँ पेन रखो, ये क्लॉक वाइज, तो वी ए इंटू एक्स प्लस माइनस एम एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से एम एक्स का वैल्यू कितना हो गया, दैट इक्वल टू वी ए इंटू एक्स, ऐसे आ गया। तो एम एक्स मिल गया, अब इसके अंदर स्टोर्ड एक्सचेंज निकाल दो, तो यू ए बी क्या होता है, लिमिट 0 टू एल एम एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 ये, तो ये ए बी के अंदर स्टोर्ड एक्सचेंज ही आ गया, कैलकुलेट कर दी, ए बी में हो गया। नेक्स्ट बी सी में कैलकुलेट करें, लिमिट क्या होगा, एल से 3l, सी से जस्ट डी एक्स पहले कट कर दिए, तो इक्वेशन लिख दो, तो यहाँ पे कट किया, तो ये वी है, यहाँ पे पी लग रहा है, राइट टू लेफ्ट एक्स डिस्टेंस, तो ये कितना है, ये वी एक्स, ये एम एक्स, साइन कन्वेंशन पता है हमको, ऐसे लिख दिया। तो ये लेंथ यहाँ से एल है, तो ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो इक्वेशन लिखे तो कितना होगा, वी ए इंटू एक्स प्लस माइनस पी कितना, एक्स माइनस एल प्लस माइनस एम एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से एम एक्स का इक्वेशन आ गया ये, देन एक्सचेंज ही कैलकुलेट कर दो, यू बी सी, लिमिट कितना, एल से 3l एम एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 ये दिस वैल्यू। तो ये बी सी के अंदर स्टोर्ड एनर्जी आ गया, ऐसे कैलकुलेट कर दी। नेक्स्ट आपका सी डी में, देखो जब सी डी में एम एक्स का इक्वेशन लिखना है तो लेफ्ट टू राइट क्यों लिखे, राइट टू लेफ्ट ले रहे हैं, एम एक्स का इक्वेशन तो हर जगह सेम ही आएगा, कहीं से ले लो आज लास्ट का आंसर, तो राइट टू लेफ्ट पड़ेगा, इजी पड़ेगा, तो राइट टू लेफ्ट ले रहे हैं। कितना होगा, 0 से एल से पहले कट किया, सी से पहले, तो यहाँ कट किया, ये एक्स पे, ये वी डी लग रहा है, साइन कन्वेंशन मालूम है हमको, यहाँ पे ये वी एक्स और ये एम एक्स, साइन कन्वेंशन पता है तो लगा दी, साइन कन्वेंशन लग गया। अब सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये देखा था हमने एसओडी में, यहाँ पेन रखो, ये एंटी क्लॉकवाइज, माइनस वी डी इंटू एक्स और प्लस एम एक्स इक्वल टू 0, तो एम एक्स का वैल्यू इतना आ गया, माइनस वी डी इंटू एक्स प्लस एम एक्स इक्वल टू 0, तो एम एक्स इतना वैल्यू बना, एम एक्स आ गया तो एक्सचेंज लगा दो, थ्योरम यू सी डी कितना, 0 टू एल एम एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 ये सी डी के अंदर स्टोर्ड एनर्जी। तो अब तीनों को ऐड कर दो, तो यू टोटल, तो यू टोटल कितना, दैट यू ए बी प्लस यू दैट बी सी प्लस यू सी डी, तो तीनों को ऐड कर देंगे तो ये टोटल एनर्जी कितना स्टोर्ड है वो निकल जाएगा, ऐसे निकाल दिया। तो ये तो अब सॉल्व नहीं करना घर पे, आपको बस खाली कॉन्सेप्ट सीखने के लिए किया कैसे निकालते हैं एनर्जी स्टोर्ड बीम में। अभी जो क्वेश्चन घर के लिए दे रहा है ये करना है सॉल्व आप, ये बीम दिया हुआ है, इस पर पी लोड लगा है, यहाँ पी लोड, तो ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी डी, एल, 2l, एल, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है गेट के एग्जाम के लिए, है कैलकुलेशन ज़्यादा लेकिन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है गेट में। कुछ क्वेश्चन तो बड़े लेंदी रखता ही है, तो उसके लिए डिफ्लेक्शन एक अच्छा टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव में भी कन्वेंशनल भी। तो इसमें कैसे करेंगे, सिमेट्रिक बीम है, पी लोड आ जाएगा, तो ए बी में निकाल देंगे स्ट्रेन जी, एम एक्स की इक्वेशन लिख देंगे, वही सी डी के लिए हो जाएगा, डबल कर देंगे, और ऐसे बी सी में निकाल देंगे, सेम ऐसे तीनों को ऐड करके टोटल स्ट्रेन कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये नोट करने के बाद आपको ये करना है, पहले रफ सॉल्व, उसका आंसर निकालना है इसका। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है 2 मार्क्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन सॉल्व करना है आपको। देख लो फिर से एक बार, ये बीम दिया हुआ है, बोल रहा है कि इसके अंदर स्टोर्ड स्ट्रेन की वैल्यू कितना होगा वो निकालो। तो पहले सबसे पहले सपोर्ट एक्शन निकाल दिए, उसके बाद एम एक्स का इक्वेशन लिखेंगे, तो एम एक्स का इक्वेशन इसमें अलग है, इसमें अलग, इसमें अलग, हर क्रिटिकल पॉइंट से पहले कट करेंगे। ए बीम कट किया 0 से एल में, तो ये साइन क्वेश्चन मालूम है, यहाँ पेन रखो, वी इंटू एक्स प्लस माइनस एम एक्स इक्वल टू 0, एम एक्स इतना आ गया। तब स्ट्रेन एनर्जी कितना हो गया, 0 टू एल एम एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 है, ए बी के अंदर स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी। देन बी सी में निकालें, बी सी में कितना, एल से 3l में, सी से पहले कट किया, वी एक्स साइन कन्वेंशन, तो वी इंटू एक्स प्लस माइनस पी एक्स माइनस एल प्लस माइनस एम एक्स इक्वल टू 0।
तो ये बी एम एक्स आ गया बीसी में, लिमिट लगा दो L टू 3L mx स्क्वायर dx/2 ये। सेम ऐसे CD में कैलकुलेट कर दें। CD में mx लिखना है तो लेफ्ट टू राइट क्यों ले, राइट टू लेफ्ट ले रहे, इजी पड़ेगा। तो राइट टू लेफ्ट लिया, एक्स पे कट किया, साइन कन्वेंशन आ गया, पहले साइन कन्वेंशन लग गया। अब सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव, यहाँ पेन रखो, ये एंटी क्लॉकवाइज माइनस, ये क्लॉकवाइज प्लस mx का वैल्यू, देन 0 to L लिमिट mx स्क्वायर dx/2 है, तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी। अब ये क्वेश्चन घर पे आपको करना है, सबोर्डिनेशन PP आ जाएगा, AB में निकाल देंगे मैक्स का इक्वेशन लिख के स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, वही CD में हो जाएगा, डबल कर देंगे, ऐसे BC में अलग से निकाल देंगे, तीनों को ऐड करके टोटल स्ट्रेन एनर्जी। तो ये क्वेश्चन करके घर पे पूरा सॉल्व करके आंसर निकालना, नोट कर लो। जब ये सॉल्व करोगे तो इतना वैल्यू आएगा आपका, ये सॉल्व करना है घर पे पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बीम का फ्रंट व्यू का डायग्राम और ये टॉप व्यू का डायग्राम। तो बोला है कि बीम में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना आएगा वो कैलकुलेट करना। तो ये 2 मार्क्स का तो नहीं, लेकिन 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब गेट के एग्जाम में 2 क्वेश्चन एक साथ ऐड कर दे तो गेट के लिए, गेट का ही क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, लेकिन स्ट्रेन एनर्जी मेथड में गेट के लिए ये बेस्ट क्वेश्चन है। मतलब स्ट्रेन एनर्जी में गेट के लिए इससे अच्छा क्वेश्चन बन नहीं सकता। क्यों? बिकॉज थोड़ा सा सोचना है, डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करना, थोड़ा सा थिंकिंग है इसमें। तो देखो जरा एक मिनट कैसे है, बीम ऐसे होता है, ये बीम का वहां से आप देख रहे हो फ्रंट व्यू डायग्राम में, फ्रंट से क्या दिखाई दे रहा है, लेंथ दिख रहा है, ये डेप्थ है, डेप्थ दिख रहा है। टॉप से आके देखोगे तो विड्थ दिखाई देगा। तो ये जो बीम देख रहे हो आप वहां से, उसमें क्या है, ये लेंथ है, ये डेप्थ है, विड्थ है। तो हर जगह लेंथ के लॉन्ग विड्थ सेम है। इस केस में क्या कह रहा है कि फ्रंट व्यू से आप देख रहे हो तो डेप्थ तो आपको सेम दिख रहा है हर जगह, बट जो विड्थ है वो विड्थ तो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, मतलब विड्थ आपको कुछ आपको ऐसे दिख रहा है, इस तरह से आ रहा है। तो ये विड्थ आपका कैसे इस तरह से बन रहा है, तो यहां बना है, ऐसे विड्थ दिखाई दे रहा है। तो ये दिखाया है, तो यहाँ पे एंड पर बी पे विड्थ 0 है, यहाँ मैक्सिमम विड्थ बी हो रहा है। तो जो पुराना बीम होता था उसमें विड्थ कांस्टेंट रहता था, लेकिन इसमें आपका क्या विड्थ ऐसे वेरी कर रहा है। तो बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है, वो पढ़ेंगे बेंडिंग स्ट्रेस। तो कह रहा है कि इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालो। अब कैंटिलीवर बीम, ये नॉन प्रिज्मेटिक बीम है, कैंटिलीवर बीम प्रिज्मेटिक हो या नॉन प्रिज्मेटिक, उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन उसके फ्री एंड पे ही है। तो फ्री एंड मतलब बी पर ही मिलेगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। अब स्ट्रेन एनर्जी मेथड मालूम है, वहां डिफ्लेक्शन निकालना है बी पे, तो उसके लिए दैट वहां पे होना चाहिए कंस्टेंट पॉइंट लोड, तो वो लग ही रहा है, तो इसका मतलब सूडो लोड की जरूरत नहीं है। तो mx का इक्वेशन लिखेंगे कट करके, एक ही कॉन्सेप्ट है, सेक्शन कट करो, mx का इक्वेशन लिखो। तो क्या होगा इक्वेशन, mx का लिख देंगे, उसके बाद स्ट्रेन कैसे निकलेगा, mx स्क्वायर dx/2EI। अच्छा अभी तक क्या करते थे, जब आप सॉल्व करते थे पिछले क्वेश्चन तक, उसमें 2EI, जो EI तो बाहर आ जाता था इंटीग्रेशन के, क्यों, E और I कांस्टेंट था। लेकिन इस बार क्या है कि I कांस्टेंट नहीं है, I वेरी कर रहा है, क्योंकि रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया है, जहां पे x पे आप कट करोगे वहां विड्थ लगातार लेंथ के लॉन्ग वेरी कर रहा है, इसलिए I इंटीग्रेशन के बाहर नहीं जाएगा, वो इंटीग्रेशन के अंदर ही रहेगा IX के फॉर्म में। बस यही मेन कॉन्सेप्ट। तो थोड़ा सा थिंकिंग है, अच्छा बहुत अच्छा, मतलब स्ट्रेन एनर्जी मेथड का गेट के लिए बेस्ट क्वेश्चन है, इससे अच्छा क्वेश्चन कोई बन नहीं सकता, तो थोड़ा सोचना है हमको।
तो वही करें, पहले हमने एक्स पे कट किया, सब में एक ही कॉन्सेप्ट, एक्स पे कट करो, एम एक्स का इक्वेशन लिख दो, यहाँ इक्वेशन लिखे एम एक्स का, साइन कन्वेंशन मालूम है हमको, ये वी एक्स और ये एम एक्स ऐसे आया। विड्थ, ये डेप्थ टी दिया हुआ है, विड्थ में आपका यहाँ बी है, वेरी कर रहा है लगातार, तो एम एक्स इक्वेशन लिखे तो कितना, ये क्लॉकवाइज साइन कन्वेंशन लग गया, अब सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव, सो पी इंटू एक्स प्लस दैट इज एम एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से एम एक्स का वैल्यू दैट इक्वल टू माइनस पी एक्स ऐसे आया। तो एम एक्स का वैल्यू मिल गया। अब देखो जरा एक्स पे हमको यहाँ विड्थ चाहिए होगा, बिकॉज आई आएगा स्ट्रेन में, तो एक्स पे विड्थ निकालें, तो ये एक्स है, तो यहाँ विड्थ मान लो बी एक्स, क्यों, स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा, एम एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 तो आई एक्स वहाँ का विड्थ वेरी कर रहा है इसलिए आई एक्स लगेगा इनर्शिया, तो यहाँ का विड्थ निकाल लें, वो देखो निकाल सकते हैं। यहाँ से जब एल मीटर मूव कर रहे हो, जब आप एल मीटर मूव कर रहे हो, विड्थ कितना है बी, तो 1 मीटर में कितना आएगा बी बाई एल, और एक्स मीटर में कितना आएगा बी बाई एल इंटू एक्स, इतना विड्थ बना, तो बी बाई एल इंटू एक्स इतना विड्थ आया। अब सेक्शन रेक्टेंगुलर है, देखो जरा विजुलाइज करो, यहाँ से आपने एक्स पे कट किया, तो एक्स पे जब कट करोगे यहाँ तो डेप्थ तो उतना ही है, विड्थ ये मिलेगा बी एक्स, ये वाला विड्थ बी एक्स है, तो वो कट कर दिया, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन है ऐसे, डेप्थ तो वही है टी, विड्थ बी एक्स, तो ये न्यूट्रल एक्सिस, इनर्शिया निकाले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, बी डी क्यूब बाई, रेक्टेंगुलर क्या होता है बी डी क्यूब बाई 12, तो क्या हो जाएगा बी एक्स टी क्यूब बाई 12, बी का वैल्यू पुट कर दो बी बाई एल इंटू एक्स टी क्यूब बाई 12, क्या हो जाएगा बी एक्स टी क्यूब बाई 12 एल, इस वैल्यू बी एक्स टी क्यूब बाई 12 एल ऐसे बना, इस तरह से आया, तो ये हो गया वहां पे इनर्शिया एक्स पे, तो आई एक्स लिख दें ज़्यादा बेटर, तो आई एक्स दैट एक्स पे फंक्शन है बी एक्स टी क्यूब बाई 12 एल। पिछले के क्वेश्चन तक में क्या था कि इनर्शिया कांस्टेंट था, तो वहाँ कहीं बात ही नहीं हुआ, लेकिन अब वेरी कर रहा है क्योंकि विड्थ वेरी कर रहा है, और इनर्शिया में विड्थ आ रहा है बी डी क्यूब बाई 12, ये वैल्यू आ गया। एम एक्स लिख चुके हैं, तब स्ट्रेन निकालें, डिफ्लेक्शन निकालें बी पे, क्या हो जाएगा डेल यू बाई डेल पी, रख दो डेल बाई डेल पी, यू का वैल्यू रख दो 0 टू कितना एल, एम एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 ई एक्स, दिस वैल्यू, अभी तक ई आई बाहर जाता था इंटीग्रेशन का, इस बार आई बाहर नहीं जाएगा, ई चला गया बाहर, तो 1 अपॉन 2 ई 0 टू एल एम एक्स स्क्वायर दैट, इसको अंदर ले जाओ 1 अपॉन आई एक्स है, आई एक्स वैल्यू रख दो यहाँ पे कितना है बी एक्स टी क्यूब बाई 12 एल, और ये कितना हो जाएगा 2 एम एक्स और डेल एम एक्स अपॉन डेल पी इंटू डी एक्स, दिस वैल्यू ऐसे, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे बाहर ले लो दैट 12 एल बी टी क्यू कॉमन आ गया, 0 टू एल एम एक्स का वैल्यू रख दो, एम एक्स कितना है ये रखा हुआ है, कितना लिखा है एम एक्स माइनस पी इंटू एक्स, एम एक्स का वैल्यू कितना माइनस पी इंटू एक्स, तो अब इसको यहाँ डेल एम एक्स अपॉन डेल पी कर दो, यहाँ करो तो डेल एम एक्स अपॉन डेल पी कितना आ जाएगा माइनस एक्स, डेल एम एक्स अपॉन डेल पी दैट माइनस एक्स, यहाँ पुट कर दो माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और साथ में बी टी एक्स था बाहर 1 अपॉन एक्स, तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, पी बाहर आ गया, कितना 12 पी एल बी टी क्यू बाहर है, और एक्स का डी एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 एल स्क्वायर बाई 2 एल स्क्वायर बाई 2, यहाँ से डेल्टा कितना मैक्सिमम कितना 6 पी एल क्यू डिवाइड बाई ई बी टी, ई का वैल्यू से ई कैंसिल थे यहाँ पे ई, 6 पी एल क्यू डिवाइड बाई ई बी टी क्यू, इस वैल्यू यहाँ डेल्टा मैक्स, तो कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, अगर 2-2 मार्क्स से 2 क्वेश्चन क्लब कर दे एक साथ 4 नंबर में, तो 4 नंबर का ये बेस्ट क्वेश्चन है स्ट्रेंज मेथड का गेट के लिए, क्यों डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है कैसे आ रहा है। देख लो फिर से एक बार, ये बीम दिया हो, ये बीम का फ्रंट व्यू डायग्राम, बीम आपको फ्रंट से ऐसे दिखाई देता है, वहां से देखते हो ऐसे दिखता है बीम, तो फ्रंट से आपको डेप्थ दिखाई देता है, टॉप से विड्थ दिखता है, तो पुराने क्वेश्चन में क्या था विड्थ कांस्टेंट रहता था अभी तक, लेकिन इस बार विड्थ वेरी कर रहा है ऐसे, तो टॉप भी से विड्थ ऐसे दिखाई दे रहा है, तो ये बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है दैट, तो ये पढ़ेंगे बेंडिंग स्ट्रेस टॉपिक में, तो इसी का एप्लीकेशन है। तो ये पी लोड लगाया है, बी पॉइंट पे बोल रहा है कि इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालो, तो कैंटिलीवर बीम का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन उसके फ्री एंड पर ही है, तो बी पे आएगा, वहाँ कंस्टेंट पॉइंट लोड लगाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या करते हैं एमएक्स का स्ट्रेंज मैटर एक ही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी पूछा हर क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट है, कट करके सेक्शन एमएक्स का इक्वेशन, तो कट किया एमएक्स का इक्वेशन पी इंटू एक्स प्लस एम एक्स इक्वल टू 0। अब स्ट्रेंज डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हो, एमएक्स स्ट्रेंज पहले कैलकुलेट करते हो, एम एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 ई आई, लेकिन इस बार वेरी कर रहा है
क्यों? विड्थ वेरी कर रहा है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है लिखा हुआ है, विड्थ आई क्या होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन का, बी डी क्यूब बाई 12, विड्थ वेरी कर रहा है एक्स के फंक्शन में, वो निकलेगा यहाँ से, इसलिए आई वेरी कर रहा है इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर नहीं जाएगा, बस यही मेन कॉन्सेप्ट। तो वही करें, पहले हम निकाल एक्स पे एम एक्स का इक्वेशन लिख दिया, अब एक्स पे विड्थ निकाल लो। तो एल मीटर में विड्थ कितना है, बी, 1 में कितना होगा, बी बाई एल, एक्स में बी बाई एल इंटू एक्स, तो ये विड्थ हो गया। तो जहां कट किया आपने एक्स एक्स पे, ये क्रॉस सेक्शन आपको कैसे दिखाई देगा, देखो यही है सेम, वहां से देखोगे यहाँ पे विड्थ पूरा, ये डेप्थ पूरा मिलेगा टी, और विड्थ यहाँ इतना मिलेगा बी एक्स, तो ये बी एक्स टी क्यू बाई 12 पुट कर दिया वैल्यू बी एक्स का, ये वैल्यू इतना आ गया आई एक्स मिल गया। ना बी पे डिफ्लेक्शन डेल यू बाई डेल पी, तो डेल बाई डेल पी रख दिया, 0 टू एल एम एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 आई एक्स रख दिया, 2 बाहर आ गया, आई एक्स वैल्यू पुट कर दिया, एम एक्स निकाला था वहां से माइनस पी एक्स पुट कर दिया एम एक्स का वैल्यू, और देन डेल एम एक्स अपॉन डेल पी क्या हो गया, माइनस इंटू एक्स, ये डेल एम एक्स इतना था, डेल एम एक्स डेल पी क्या हो गया, माइनस एक्स, तो यहाँ पुट किया, अभी पुट किया सॉल्व किया, तो ये फाइनल डिफ्लेक्शन डेल्टा मैक्स 6 पी एल क्यूब डिवाइड बाई ई बी टी क्यूब, ऐसे सॉल्व कर दिया। तो एक अच्छा क्वेश्चन है गेट के लिए, गेट के लिए बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है स्ट्रेंजी मेथड का, इससे अच्छा क्वेश्चन स्ट्रेंजी मेथड में गेट के लिए नहीं बन सकता, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बीम दिया हुआ है, बीम पे इस बार सिमिलर बीम है और पार्शियल यूडिल लग रहा है 27 किलोमीटर पर मीटर का, तो बोल रहा है कि इस पे हमको दैट डी पॉइंट पे कितना स्लोप और डिफ्लेक्शन है वो कैलकुलेट करना है। तो ये सब कैलकुलेशन वाला पूरा पार्ट आपको खुद ही करना है, जो मेन पार्ट है वो हम दिखा रहे हैं, सब कुछ बना बनाया नहीं मिलना चाहिए, तो फायदा क्या, तो जो मेन चीज़ है वो हम शो कर देंगे, कैलकुलेशन सब आपको खुद ही करनी है, लास्ट का आंसर बता देंगे। तो पार्शियल यूडियल है, तो इस पे हमको दैट डी पॉइंट पे कितना स्लोप डिफ्लेक्शन निकालना। अब ये पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का स्लोप 10 नंबर का डिफ्लेक्शन। तो देखो जरा डी पे डिफ्लेक्शन निकालें कैसे, अब यहाँ पे कंस्टेंट पॉइंट लोड होना चाहिए, वो तो है नहीं, तो क्या किया यहाँ पे सूडो लोड लगा दिया ऐसे क्यू पर। तो अब बीम पे क्या है कि 2 लोड हो गए, एक पार्शियल यूडियल और एक ये क्यू कंस्टेंट पॉइंट लोड। तो अब सपोर्ट एक्शन निकालें पहले, क्यों, हमको इसमें एमएक्स का इक्वेशन चाहिए होगा, इसमें चाहिए होगा, यहाँ एमएक्स का अलग इक्वेशन है, यहाँ अलग है, हमको मालूम है स्ट्रेंजी मेथड में बीम के अंदर स्टोर्ड स्ट्रेंजी निकालते हैं, और उसके लिए चाहिए एमएक्स का इक्वेशन। तो हर क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट, बस खाली एमएक्स का इक्वेशन लिख रहा है, तो यहाँ पे एमएक्स अलग बनेगा, यहाँ अलग बनेगा, तो लिख देंगे इक्वेशन। तो पहले सपोर्ट एक्शन निकालेंगे, तो ये वी एच है, ये रोलर सपोर्ट, यहाँ कितना दैट वी वी रिएक्शन, सपोर्ट जब हटा दिया आपने, तो यहाँ वी एच है और ये आपका दैट वी वी रिएक्शन, यहाँ पे ऐसा आया। एच है तो 0 है, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स तो है नहीं, तो पहला इक्वेशन क्या हो गया, वी ए प्लस वी बी दैट इक्वल टू कितना, क्यू प्लस 27 इंटू 2.25, फर्स्ट इक्वेशन। देन समेशन एम ए 0, यहाँ पेन रखो,
सपोर्ट निकालना है अभी सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये यूडीएल का क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज कितना माइनस वी बी इंटू कितना है 2.2363.60 प्लस 27 का क्लॉकवाइज, तो 27 इंटू कितना 2.25 इंटू डिस्टेंस कितना होगा 1.35 प्लस 2.25/2, so 1.35 प्लस 2.25/2 और प्लस क्यू का प्लस दैट इज ए क्यू इंटू 1.35 दैट इक्वल टू 0, ऐसे लिखा। तो यहाँ पेन रखो माइनस वी बी इंटू 3.60 प्लस 27 इंटू 2.25 इंटू 1.35 प्लस 2.25/2 सेंट्रॉइड पे लगेगा, प्लस क्यू इंटू 1.35 इक्वल 0। तो जब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये वी ए वी बी आपका क्यू के टर्म में आएगा। सो वी ए वी और वी बी जब कैलकुलेट करोगे तो ये क्यू के टर्म में आएगा इन टर्म ऑफ क्यू, ये क्यू के टर्म में सॉल्व होगा। अब उसके बाद एमएक्स इक्वेशन लिखना है, तो देखो जरा एडी में लिखें, तो एडी में दैट वी ए है, वी ए यहाँ डी से जस्ट पहले कट कर दिया, एक्स पे ऐसे कट किया, डी पॉइंट से जस्ट पहले कट किया, एडी मतलब क्या हुआ 0 से 1.35, डी से जस्ट पहले कट कर दिया, डी एक्स पहले। साइन कन्वेंशन मालूम ही हमको, ये वी एक्स और ये एम एक्स, साइन कन्वेंशन लग गया। अब सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव, यहाँ पेन रखो कैसा ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो वी ए इंटू एक्स प्लस दैट इज माइनस एम एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से एम एक्स कितना आ गया दैट वी ए इंटू एक्स इस वैल्यू, एम एक्स मिल गया। तो अब इसके अंदर स्टोर्ड एक्सचेंज ही कैलकुलेट कर दो यू ए डी। अब देखो जरा यू ए डी कैलकुलेट कर थ्योरम डायरेक्टली लगा दे, एम एक्स मिल गया। अब देखना जरा एक मिनट, डेल्टा 1 निकालें इस पे, क्या होता है ये, तो एक तरीका तो ये कि अलग अलग एक्सचेंज निकालो और उसके बाद लास्ट में ऐड करो फिर थ्योरम लगाओ, या यहीं लगा दो, एक ही बात है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 कर देंगे। तो क्या डेल यू बाई डेल क्यू, लास्ट में क्यू इक्वल टू 0, तो डेल बाई डेल क्यू है, रखो वैल्यू यू का 0 टू एल कितना 1.35 एम एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 है, तो यहाँ से 1/2 कॉमन आ गया, तो 0 टू 1.35 एम एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2mx और ये डेल एम एक्स अपॉन डेल क्यू इंटू डी एक्स, और लास्ट में क्या क्यू का वैल्यू 0, तो 2 कैंसिल कर दो यहाँ से, तो ये डेल्टा 1 है। तो ये इसको ऐसे ध्यान ही रखो, डायरेक्ट यूज कर लिया करो, वो भी लिखने की जरूरत नहीं भाई, तो अभी सब सीख रहे हैं तो डायरेक्ट कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर में आएगा डायरेक्ट लिख दिया, इसको ध्यान रखा 1/EI एम एक्स डेल एम एक्स अपॉन डेल क्यू इंटू डी एक्स 0 टू 1.35, तो एम एक्स का वैल्यू पता ही है, ये यहाँ रखेंगे डेल एम एक्स अपॉन डेल क्यू वी ए इनटू एक्स। अब देखो जरा वी ए जो आपने लिखा है वी ए में क्यू का टर्म है, इसलिए एम एक्स में क्यू का टर्म आएगा यहाँ पे, और डेल एम एक्स अपॉन डेल क्यू करोगे तो वहां से वैल्यू मिलेगा और लास्ट में क्यू रख देंगे 0, तो ये डेल्टा 1 सॉल्व हो गया। ये पूरा करना है अपने आप से, हम खाली जिस्ट आपको दिखा रहे हैं, मेन कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं, सॉल्व कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। देन उसके बाद ये आपका नहीं होगा उसके बाद तो वह पूछ लोगे, लेकिन पहले पेन चलाना है आपको अपने आप से। तो ये डी हो गया, ऐसे इसका बीडी में चेक करें, तो बीडी में कितना राइट टू लेफ्ट, एम एक्स तो लिखना है, राइट टू लेफ्ट ले रहे हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा, कितना 0 से 2.25 के बीच में, यहां से इक्वेशन लिख दो एम एक्स का, ये यूडीएल आ गया, यहाँ पर ये लग रहा है कितना वी बी वैल्यू, यहाँ कट किया एक्स पे, तो एक्स साइन कन्वेंशन मालूम है हमको, ये वी एक्स और ये एम एक्स, साइन कन्वेंशन लग गया, अब सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव, यहाँ पेन रखो, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये यूडीएल का क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कितना माइनस वी बी इंटू एक्स प्लस यूडीएल कितना 27, तो 27 इंटू x/2 प्लस एम एक्स इक्वल टू 0, तो वी बी में क्यू का टर्म है तो एम एक्स में क्यू का टर्म आएगा, क्यू का टर्म मिलेगा, तब यहाँ सेम ऐसे लगा दो डिफ्लेक्शन डेल्टा 2 कितना 1/EI, यहाँ कितना लिमिट कितना 0 से 2.25 एम एक्स और क्या डेल एम एक्स अपॉन डेल क्यू और डी एक्स देन क्यू इक्वल टू 0, तो डेल्टा 2 दोनों ये वैल्यू रख दी, पुट कर दी, एम एक्स मालूम है यहाँ से, वी बी क्यू के फर्स्ट टर्म में तो डेल एम एक्स अपॉन डेल क्यू हो जाएगा, लास्ट में क्यू रख देंगे 0, तो ये दोनों को ऐड कर दो, तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो जब ये सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 6.36 mm। तो ये आपको सॉल्व करना है, आंसर लिख दिया है, पूरा कैलकुलेशन खुद से करना है। अब आप कहोगे हम नहीं करें, हम तो इतना ही लिख नोट कर लेंगे, तो कर लो नोट, बगल वाला आपका सॉल्व कर लेगा तो बगल वाले को रोक लेना आप, भाई तुम ना करो, हमने नहीं किया तुम भी ना करो, तो वो तो ऐसा होगा नहीं, तो वो आपसे आगे निकलेगा।
ऐसा नहीं हो सकता कि आप खाली बस पढ़ते रहो ऐसे ही, वो आगे वो क्वेश्चन भी लगा रहा है तब भी आप उससे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए पेन चलना चाहिए रफ कॉपी के ऊपर, वो पेन चलाना है, सॉल्व करना है। हाँ सॉल्व किया रफ कॉपी पे, उसके बाद नहीं निकला आपका, तो आप हमसे डाउट पूछ लोगे, वो ठीक है, वो तो होना भी चाहिए, सही बात है। सब कुछ पहली बार में सब कुछ हो जाए तो यानी इजी सब्जेक्ट है, ऐसा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कंपटीशन। टफ चीजें होनी चाहिए, तभी तो दूसरा गिव अप करेगा, आप करोगे फिर से दोबारा अटेम्प्ट करोगे तभी तो सेलेक्ट होगे ना, सब थोड़ी सेलेक्ट हो जाएंगे, इतना सीट ही नहीं है। इसलिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, जो अच्छे टफ सब्जेक्ट हैं उन्हें थोड़ी मेहनत करी तो वो, जहाँ भी टफ चीजें, हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ टफ चीजें होती हैं, वो थोड़ा सा आपने दैट कमांड बना लिया तो बस वही सिलेक्शन कराता है। देख लो फिर से, अब ऐसे यहाँ पे डी पे स्लोप कैसे निकलेगा, स्लोप के लिए यहाँ पे क्या क्यू हटा देंगे, एम का मूवमेंट ले लेंगे, सब कुछ ऐसे एम में चलेगा, वहां थीटा 1 प्लस थीटा 2 से स्लोप निकालेंगे, तो वो भी खुद से करना है आपको। देख लो फिर से, हमको मालूम है स्ट्रेन एनर्जी मेथड में एक ही कॉन्सेप्ट है, एमएस का इक्वेशन लिखते हैं। एमएस का इक्वेशन के लिए चाहिए आपको वी ए वी बी, यहाँ निकालना था डी पे डिफ्लेक्शन, तो वहां पे तो कंस्टेंट पॉइंट लोड है नहीं, सूडो रूट लगा दिया क्यू का। देन इक्वेशन लिखो वी ए प्लस वी बी क्यू प्लस 27 इन 2.25। दूसरा इक्वेशन समेशन एम ए 0 माइनस वी बी इंटू, सपोर्ट निकालना है, सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव, माइनस वी बी इंटू 3.60 27 इंटू 2.25 प्लस इंटू 1.35 प्लस 2.25/2 और प्लस दैट इज अ क्यू इंटू 1.35 इक्वल टू 0। तो इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो वी ए वी बी आपका क्यू के टर्म में आएगा, ये निकल जाएगा क्यू के टर्म में। अब उसके बाद दोनों में एम एक्स लिखे, तो इसमें अलग एम एक्स है, इसमें अलग एम एक्स है, तो ए डी में लिख रहा है तो वी ए, तो बी एक्स मैंने लिखा तो वी ए इंटू एक्स प्लस माइनस एम एक्स इक्वल टू 0, एम एक्स इतना आ गया। डेल्टा 1 निकाल दो, यहीं पर डेल यू बाई डेल क्यू, लास्ट में क्यू रख देंगे 0 क्योंकि सूडो लोड है, तो डेल बाई डेल क्यू एम एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 ई आई, रख दो 1 अपॉन 2 ई आई कॉमन, 2 एम एक्स, डेल एम एक्स अपॉन डेल क्यू इंटू डी एक्स, क्यू लास्ट में रख दिया 0, डेल्टा 1, डेल्टा 1 आ गया। देन इसके बाद ऐसे सेम बी डी में निकाल दो एम एक्स का इक्वेशन, राइट टू लेफ्ट ले ले रहे, साइन क्वेश्चन लग गया, सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव, यहाँ पेन रखो, ये एंटी क्लॉकवाइज माइनस, क्लॉकवाइज प्लस, क्लॉकवाइज प्लस, एम एक्स आ गया, वी बी में क्यू का टर्म है, एम एक्स में क्यू का टर्म रहेगा, तो डेल एम एक्स अपॉन डेल क्यू रखेंगे, वहाँ पूरा यूज हो जाएगा, तो वही ये चीज रखा था, डेल्टा 2 आ गया। इसको सॉल्व करो, दोनों को ऐड करोगे इतना आंसर आएगा। तो सब क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट है, बस कट करके सेक्शन एम एक्स का इक्वेशन लिख रहे हैं, देन थ्योरम लगाकर स्लोप या डिफ्लेक्शन निकालना है। ऐसे जब स्लोप निकालना होगा ये क्यू हटा देंगे, इसके लिए सूडो मूवमेंट ले लेंगे एम का, सूडो मूवमेंट लेके इसका सब कुछ थीटा एम में चलेगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 से स्लोप निकालेंगे, तो वो भी करना है। तो 20 नंबर का फुल क्वेश्चन है कन्वेंशनल, प्रैक्टिस करना है, निकालना है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये बीम स्प्रिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है, ये भी कन्वेंशनल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव नहीं। तो ये सी पॉइंट पे इंटरनल हिंज है, यहाँ पे स्प्रिंग अटैच की है, यहाँ रोलर है, ओरेंग पोर्शन है, पी लोड लग रहा है, तो बोला ए पे कितना डिफ्लेक्शन आएगा वो कैलकुलेट कर। सब देखो जरा, और कोई फोर्स तो है नहीं,
तो ए पॉइंट पी लोड लग रहा है तो इससे नीचे जाएगा ये, तो जब ये नीचे जाएगा मूव करेगा ये पर, तो ये सी पॉइंट ऊपर जाएगा। जब ये सी पॉइंट ऊपर की तरफ मूव करेगा तो स्प्रिंग एक्सपेंड होगा। स्प्रिंग एक्सपेंड हो रहा है प्लस वाई डायरेक्शन में, तो फोर्स ये माइनस वाई में देगा। स्प्रिंग जिधर भी एक्सपेंड या कंप्रेस होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आता है। तो विजुलाइज करो, ए पॉइंट नीचे की तरफ जाएगा, सी पॉइंट ऊपर की तरफ मूव करेगा। सी जब ऊपर जाएगा तो स्प्रिंग एक्सपेंड हो रहा है प्लस वाई में, तो फोर्स माइनस वाई में देगा। तो जब फोर्स वो जो आएगा यहाँ पे, तो स्प्रिंग धीरे धीरे एक्सपेंड करेगा। तो ये तो है नहीं कि तुरंत आपका एक्सपेंड कर गया पूरा। मान लो स्प्रिंग एक्सपेंड किया 3 mm, जस्ट एग्जाम्पल, तो वो 3 mm धीरे धीरे आएगा। पहले t इक्वल टू 0 सेकंड पे 1 सेकंड पे कुछ बढ़ेगा 1 mm, फिर 1.2 धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर जाके लास्ट में जाके जब पूरा इक्विलिब्रियम बन जाएगा तब जाके 3 mm जाके एक्सपेंड हुआ, जस्ट समझने के लिए। तो स्लोली इंक्रीज हो रहा है स्प्रिंग में दैट, स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन, स्प्रिंग का फोर्स। तो जब इक्विलिब्रियम बन जाएगा, जब मान लो 10 सेकंड के बाद इक्विलिब्रियम बना, जस्ट समझने के लिए, तो जब इक्विलिब्रियम मतलब क्या है कि यहाँ जो फोर्स आ गया स्प्रिंग से, वो इस पी के फोर्स मूवमेंट को बैलेंस कर देगा यहाँ बी पे, तो जाके इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो धीरे धीरे ए पॉइंट नीचे जाएगा, सी पॉइंट ऊपर की तरफ मूव करेगा, और जब इक्विलिब्रियम बन जाएगा तब जाके वहां पे बैलेंस हो जाएगा। तो जब इक्विलिब्रियम बन गया आपका टी इक्वल टू 10 सेकंड के बाद, जस्ट समझने के लिए, तो जाके हम इक्विलिब्रियम बन गया मतलब सारे फोर्स मूवमेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो वही अब करें, तो ये मान लो इक्विलिब्रियम बना, तो जब आपका इक्विलिब्रियम आएगा यहाँ पे सी पॉइंट जस्ट टी 10 सेकंड के बाद, तो ये पॉइंट ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। अब ये बीम है, बीम पे तो ट्रांसफर लोडिंग लगा है, तो डिफ्लेक्ट कुछ इस तरह से बनेगा। तो अब हमको क्या करना है, ए पे डिफ्लेक्शन निकालना है, तो जितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड हो वो कैलकुलेट करेंगे। तो जो मेंबर डिफॉर्म हो रहे हैं सबके अंदर स्ट्रेन एनर्जी स्ट्रेन आ रहा है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है। तो सब हो किस तरह है, पी से हो रहा है, सब पी का वर्क डन है। तो इसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी आएगा, इसके अंदर आएगी, तो कर ही रहे थे अभी तक। अब एक स्प्रिंग और जुड़ गया, उसके अंदर भी स्ट्रेन एनर्जी आएगा। तो पी लोड ने जो वर्क डन किया, भाई पी लोड की वजह से ये बीम ये बेंड हो रहा है, ये बेंड हो रहा है, ये स्प्रिंग एक्सपेंड हो रहा है। तो पी लोड का वर्क डन, पी लोड का पी के इफेक्ट से जहां जहां डिफॉर्मेशन आया वो सबके अंदर स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी हो गया, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। अभी तक खाली बीम होता था, अब साथ में स्प्रिंग भी जोड़ा हुआ, तो इसी पी लोड की वजह से स्प्रिंग एक्सपेंड हो रहा है, तो उसके अंदर भी स्टोर्ड हो गया स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू। इसलिए तीनों कैलकुलेट करेंगे। कल को 2 स्प्रिंग और जोड़ दे तो उसमें भी कैलकुलेट करेंगे। तो पी लोड की वजह से जिस मेंबर में डिफॉर्मेशन आया उनके अंदर स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, वो सबको ऐड करेंगे, क्लब करेंगे, देन उसके बाद फाइनल डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो वही करें, देखो जरा, जब इक्विलिब्रियम बनेगा, मान लो फॉर एग्जांपल टी इक्वल सब कुछ टी इक्वल टू 10 सेकंड 8 सेकंड के बाद इक्विलिब्रियम बना, तो इक्विलिब्रियम बनेगा, तो ये आपका दैट यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, यहाँ पे जाके बैलेंस हुआ इस तरह से, तो ये पी लोड लग रहा है। अब ये ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो तो कर्व बनेगा, बीम है, ट्रांसफर लोडिंग है, लेकिन इक्विलिब्रियम की कंडीशन देख रहा है। तो ये सी पॉइंट ऊपर गया, स्प्रिंग एक्सपेंड हुआ, किधर हो रहा है, प्लस वाई में, तो फोर्स माइनस वाई, तो माइनस वाई फोर्स ऐसे आ गया एफ एस, स्प्रिंग फोर्स जितना भी एक्सपेंड हुआ होगा। ये लेंथ कितना है L/2, ये लेंथ कितना है L, बी पे बैलेंस कर दे रहे हैं, समेशन एम बी इक्वल टू 0, कितना P इंटू L/2 इक्वल टू एफ एस इंटू एल। तो यहाँ से एफ एस की वैल्यू कितना P/2, एफ एस बोल दो या P1 बोल दो, एक ही बात है। तो ये एफ एस का वैल्यू स्प्रिंग फोर्स कितना है P/2 निकाल दी। तो जब इक्विलिब्रियम बना होगा, जब भी बना इक्विलिब्रियम, तब इतना फोर्स डेवलप हो गया स्प्रिंग से P1 दैट P/2। अब जो मेंबर डिफॉर्म हो सबके अंदर स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी निकाल दो। तो बीम में तो कैलकुलेट कर ही रहे थे अभी तक, अब स्प्रिंग भी आ गया। तो बीम में ए बी, अब देखो जरा, इसमें ए बी में अलग इक्वेशन एम एक्स का है, इसमें अलग, वो तो कर ही रहे थे। अब स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी भी निकाल देंगे। तो ए बी में कैलकुलेट करें पहले, ए बी में, ए बी कितना है 0 से L/2। हर क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देख लो आप, एक ही कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, सब में खाली एम एक्स का इक्वेशन लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो लिखो जरा, तो बी से पहले कट किया, ये पी लग रहा है यहाँ पे, एक्स पे साइन कन्वेंशन मालूम है हमको, ये वी एक्स और ये एम एक्स, यहाँ पेन रखो, ये एंटी क्लॉक वाइज, माइनस पी इंटू एक्स प्लस माइनस एम एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से एम एक्स कितना आ गया, माइनस पी इंटू एक्स, एम एक्स मिल गया, स्ट्रेन एनर्जी निकाल दो। ए बी के अंदर कितना 0 से L/2 एम एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2, ये कैलकुलेशन सब आपको खुद ही करना है, बस मेन कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं, सब बना बनाया नहीं मिलना चाहिए, खुद से पेन चलाना है, मेन कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं कैसे। ए बी हो गया, देन उसके बाद बी सी में निकाले, बी सी में बी सी पॉइंट, ये सी बी पॉइंट था, ये सी पॉइंट है, ए पॉइंट है। तो बी सी में निकाले, एम एक्स का इक्वेशन लिखे, तो बी से पहले कट कर दिया, ये एक्स पे, यहाँ सी पे प्लॉट कैसे P1 आया, नीचे की तरफ आया, P1 कितना है P/2। साइन कन्वेंशन मालूम है हमको, वी एक्स एम एक्स का, ये हमने पढ़ा है 70 VMD में। साइन कन्वेंशन लग गया, सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव, यहाँ पेन रखो,
ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, कितना p/2 इंटू एक्स प्लस एम एक्स इक्वल टू 0। तो एम एक्स का वैल्यू कितना आ गया, माइनस p/2 इंटू एक्स, एम एक्स मिल गया। देन स्ट्रेन एनर्जी बीसी के अंदर कितना लिमिट है, 0 टू L एम एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2EI दिस वैल्यू। तो ये बीसी के अंदर स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी आ गया। अब वो स्प्रिंग भी डिफॉर्म हुआ है पी लोड की वजह से, तो उसके अंदर स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट कर दें स्प्रिंग में। स्प्रिंग थर्ड पार्ट, इस पे लोड कितना है, यहाँ पे सी पॉइंट है, यहाँ P1 p/2 नीचे की तरफ है, तो यहाँ ऊपर की तरफ p/2 P1 p/2 P1, ये मान लो डी पॉइंट है, तो सी पॉइंट P नीचे की तरफ था P1, यहाँ P1 ऊपर की तरफ आ गया, की पॉइंट अलग किया, इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल एक्शन, P1 आ गया। अब स्प्रिंग में देखो जरा, स्प्रिंग में देखें अगर स्प्रिंग का डायग्राम बना है फोर्स वर्सेस डिफॉर्मेशन का, तो ये आपका डायग्राम कुछ इस तरह से है। क्यों 0 सेकंड पे 0 फोर्स है, 1 सेकंड में कुछ फोर्स आया, 2 पे आया, 3 पे, और 10 सेकंड में जाके बैलेंस हुआ है, जस्ट समझने के लिए। तो जब 10 सेकंड में जाके इक्विलिब्रियम बन गया था, तो तुरंत थोड़ी मेरा धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है। स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन मान लो 10 सेकंड पे जाके 5 mm का डिफॉर्मेशन आ गया था, तब जाके इक्विलिब्रियम बना है स्प्रिंग में। कैसे हुआ, 5 mm तुरंत थोड़ी आया, धीरे धीरे बढ़ा है, 1 mm आया, 2 आया, 3, 4, फिर धीरे धीरे बढ़ा है, तो धीरे धीरे इंक्रीज किया। तो ये जो वर्क डन है दैट इज अ वर्क डन 1/2 P डेल्टा, जो फोर्स स्प्रिंग में आया होगा, तो 1/2 P डेल्टा क्या, P/K, तो कितना हो गया P²/2K दिस वैल्यू। ये स्ट्रेन वर्क डन आपका स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में स्प्रिंग के अंदर। ये सब हम डिटेल में देखेंगे चैप्टर 1 में, वहां पे स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेन एनर्जी वगैरह जब प्रूव करेंगे। अभी ये सिंपल डायरेक्ट इक्वेशन से ले लिया, वहां पे 1-2 क्वेश्चन आएंगे इसके अच्छे, इम्पैक्ट लोडिंग के सब डिटेल में देखेंगे। ये डिफ्लेक्शन वाले पार्ट के लिए कर रहे हैं। तो स्प्रिंग में धीरे धीरे इंक्रीज किया, आपका 10 सेकंड जस्ट इक्विलिब्रियम बना आपका मान लो 10 सेकंड के बाद, तो धीरे धीरे स्प्रिंग एक्सपेंड हुआ है, तो फोर्स आपका धीरे धीरे डेवलप हुआ, एकदम से तो आया नहीं मैक्सिमम फोर्स जो इक्विलिब्रियम बना था, धीरे धीरे बढ़ा है। ये वर्क डन 1/2 P डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ निकाल दो स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी यू स्प्रिंग P1 कितना है, P/2 है, P²/2K, K दिया है क्वेश्चन में। अब कल को K किसी फॉर्म में दे देगा EIL³ के फॉर्म में, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ जाएंगे, लेकिन अभी हमें खाली कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। ये स्प्रिंग में आ गया, तो यू टोटल निकाल दो, टोटल कितना UAB, BC के अंदर स्ट्रेन एनर्जी और स्प्रिंग में ये तीनों ऐड कर दिया, तो ये टोटल स्ट्रेन एनर्जी आ गया, मिल गया। तो अब डिफ्लेक्शन निकाल दो A पे, कितना हो जाएगा डेल U टोटल डेल U बाई डेल P, तो यहाँ से डिफ्लेक्शन निकाल दो। तो ये फुल एक कन्वेंशनल क्वेश्चन है, कल को आपको K वगैरह फॉर्म में दे देगा वैल्यू, K की वैल्यू दे देगा EIL³ के फॉर्म में, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकल जाए। तो ये अभी खाली कॉन्सेप्ट सीख लिया कैसे बना है। यहाँ इंटरनल नहीं होता तो मूवमेंट आ जाता है, तो वो हम भी सोम से नहीं सॉल्व कर पाएंगे, उसमें स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट लगेंगे, तो उस तरह क्वेश्चन स्ट्रक्चर में जुड़ेगा, वहां देखोगे। देख लो फिर से, तो ये पी लोड अप्लाई कर रहा है, और कोई लोड तो है नहीं, ये बीम है, ये स्प्रिंग अटैच किया। तो अभी तक क्या था, स्प्रिंग नहीं होता था, खाली बीम था, तो बीम डिफॉर्म होता था पी लोड की वजह से, ट्रांसफर लोडिंग से। तो बीम डिफॉर्म हुआ तो उसके अंदर स्ट्रेन आया, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड हो गया। अब पी लोड से ये भी डिफॉर्म है, ये भी डिफॉर्म है, ये स्प्रिंग भी डिफॉर्म है, तो पी लोड से जो जो मेंबर डिफॉर्म हो रहा है सबके अंदर स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी निकाल देंगे, तब थ्योरम लगा देंगे। अब ये तुरंत तो आपका इक्विलिब्रियम बनेगा नहीं, धीरे धीरे बनेगा आपका, धीरे धीरे 1 सेकंड पे नीचे जाएगा, थोड़ा 2 पे, 3 पे, फिर लास्ट में 10 सेकंड में जाके बैलेंस हुआ, जस्ट समझने के लिए। तो जब इक्विलिब्रियम बनता है उसके बाद हम सोम स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम लगाएंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो जब इक्विलिब्रियम बनेगा भाई होगा क्या, ये नीचे जाना चालू करेगा, ये पॉइंट सी पॉइंट ऊपर जाएगा, स्प्रिंग एक्सपेंड होगा प्लस वाई में, स्प्रिंग का एक्सपेंशन प्लस वाई में, तो फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस वाई में। और जब इतना फोर्स यहाँ डेवलप हो जाएगा कि पी के फोर्स मोमेंट को बैलेंस कर दे, तो जाके आपका दैट इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो मान लो 10 सेकंड के बाद बना, तो वही लिखा है इक्विलिब्रियम कंडीशन आफ्टर 10 सेकंड। समेशन एम बी 0 किया, तो P इंटू L/2 इक्वल टू FS इंटू L। तो यहाँ से FS की वैल्यू मिल गई, फोर्स आगे जब इक्विलिब्रियम बन गया। तो अब स्ट्रेन एनर्जी निकाल दो AB में, BC में और स्प्रिंग में। AB में निकाला, लिमिट लगा दिया, ये आपका ये बीम है, इतना पोर्शन, यहाँ पे अलग mx का इक्वेशन है, यहाँ पे अलग mx का इक्वेशन है, तो इसमें लिख दो AB में। AB में कैसे आपका दैट लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, साइन इक्वेशन लगा दिया, माइनस P इंटू एक्स प्लस माइनस एम एक्स इक्वल टू 0, mx कितना माइनस PX। देन UAB निकाल दो, 0 से L/2 mx² dx अपॉन 2 है, AB में आ गया। देन सेम ऐसे BC में सॉल्व कर दो, BC में राइट टू लेफ्ट ले लिया, mx का इक्वेशन लिखना कहीं से ले लो, तो यहाँ पेन रखो, साइन इक्वेशन लग गया, सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव, अब यहाँ पेन रखो, क्लॉकवाइज प्लस mx आ गया। देन BC में स्टोर्ड स्ट्रेन 0 to L mx² dx अपॉन 2 है, ये भी आ गया।
देन स्प्रिंग के अंदर, स्प्रिंग में अब धीरे धीरे इंक्रीज हुआ था, जब इक्विलिब्रियम बना तो यहाँ पहुंचा तब आया था, लेकिन धीरे धीरे फोर्स डेवलप हुआ था। तो ये जो वर्क स्टोर्ड, ये जो एरिया है कर्व का, ये ग्राफ, ये वर्क डन हो गया 1/2 पी डेल्टा। पी का वैल्यू डेल्टा रख दिया, पी बाई के स्प्रिंग में फोर्स क्या है, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल टू के डेल्टा, वो वैल्यू पुट कर दिया। तो P1 यहाँ है कितना, P/2, इसी स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड एनर्जी आ गया, तीनों को ऐड कर दिया तो टोटल यू टोटल, देन डिफ्लेक्शन ए पे डेल यू बाई डेल पी कर दिया, तो वहां से डिफ्लेक्शन आ गया। तो पी लोड से 10 मेंबर अगर डिफॉर्म होंगे तो उन सबके अंदर स्टोर्ड एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, देन थ्योरम लगाकर डिफ्लेक्शन निकाल देंगे। तो ये भी कन्वेंशनल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये कैंटिलीवर आर्क दिया हुआ है, इसके बी पॉइंट पे पी लोड लग रहा है, तो बी पे कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा और कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैलकुलेट करना, स्ट्रेन एनर्जी मेथड्स। तो अब देखो जरा एक मिनट, तो यहाँ पे जब पी लोड अप्लाई किया तो ये कुछ आपका इस तरह से डिफॉर्म होगा, तो ये जितना नीचे गया ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और जितना आगे गया ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों कैलकुलेट करना है। तो स्ट्रेन एनर्जी मेथड से कैलकुलेट करना है, तो स्ट्रेन एनर्जी में एक ही कॉन्सेप्ट है, कट करके सेक्शन एमएक्स का इक्वेशन लिखो, डिफॉर्म हुआ है तो उसके अंदर स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी निकालो, देन थ्योरम लगाओ, तो वही कर रहे हैं। सब देखो जरा बीम में कैसे लेते हैं, बीम ऐसे दिया होता है, तो यहाँ पे आपका दैट ये लॉन्ग एक्सिस था, तो क्या करते हैं लॉन्ग एक्स के लॉन्ग एक्स ले लिया और कट करके सेक्शन वी एक्स एम एक्स का इक्वेशन लिख दिया, वी एक्स का एम एक्स का, लॉन्ग एक्सिस के लॉन्ग एक्स लिया इक्वेशन लिख दिया। तब यहाँ कैंटिलीवर आर्क किस तरह से, ये आपका आर्क किस तरह से आ रहा है, ये लॉन्ग एक्सिस है तो वही कर रहे हैं, लॉन्ग एक्सिस के लॉन्ग एक्स ले लिया ऐसे, तो ये एंगल मान लो आपका थीटा है। अब आर के केस में अगर आप आर थीटा कार्टेशियन प्लेन में सॉल्व करोगे, आर थीटा में तो इजी पड़ता है, एक्स वाई में टफ होगा, तो इसलिए इसको आर थीटा के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो ये एक्स, ये आर डिस्टेंस है, तो एक्स इक्वल टू आर थीटा, तो एम एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखेंगे तो डी एक्स निकाल दें, डी एक्स दैट इज आर डी थीटा। तो अब देखो जरा, यहाँ लॉन्ग इसके लॉन्ग कट किया तो थीटा आर थीटा के फॉर्म में लिखना है, राइट टू लेफ्ट साइन कन्वेंशन क्या होगा, ये वी थीटा और ये एम थीटा, राइट टू लेफ्ट का साइन कन्वेंशन पता है हमको, वी एक्स एम एक्स का, वी थीटा आप थीटा के फॉर्म में लिख रहे हैं, एम वी एक्स वी थीटा एम थीटा। तो ये आर है तो ये डिस्टेंस निकाल ले, ये आर है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा आर साइन थीटा। तो एम एक्स लिखते हैं, हर क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट, कट करके एम एक्स का इक्वेशन लिख रहे हैं, साइन कन्वेंशन लग चुका है, सब क्लॉक वाइज पॉजिटिव, यहाँ पेन रखो जहाँ कट किया सेक्शन, ये कैसा है क्लॉक वाइज, पी इंटू आर साइन थीटा, सो पी इंटू आर साइन थीटा, पी इंटू दैट इज आर साइन थीटा, और प्लस प्लस एम थीटा दैट इक्वल टू 0, तो एम थीटा कितना हुआ माइनस पी आर साइन थीटा इज वेल, एम थीटा है, एम एक्स मिल गया, तो नेक्स्ट इसके अंदर स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करें, तो स्ट्रेन एनर्जी एम एक्स स्क्वायर एम थीटा स्क्वायर डी एक्स क्या हो गया आर डी थीटा, एम एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2e, और लिमिट क्या हो जाएगा इसका 0 से π/2, 0 से π/2 दिस वाला, तो यहाँ से स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट कर देंगे, तो वैल्यू रख दो, u का 1/2e कॉमन, r भी कॉमन, दैट m थीटा स्क्वायर, m थीटा इतना लिखा हुआ है, तो p कितना हो जाएगा p स्क्वायर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा d थीटा, दिस वैल्यू 0 to π/2। तो अब देखो जरा कॉमन ले रहे हैं, p स्क्वायर r क्यूब डिवाइड बाई 2e साइन स्क्वायर थीटा को इंडिकेट कर दे रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कितना 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2,
तो अब इसको इंडिकेट करना है 0 से π/2, तो देखो यार इंडिकेट कर दे रहा है डी थीटा में, तो 1/2 कॉमन, 1 का इंडिकेशन कितना थीटा, थीटा कितना लिमिट 0 to π/2 माइनस cos 2 थीटा कितना sin 2 थीटा डिवाइड बाई 2 0 to π/2, इसको इंडिकेट कर दे रहे हैं। इसको सॉल्व करो 1/2, ये क्या हो जाएगा π/2 माइनस, अब यहाँ देखो जरा थीटा रखो π/2, तो थीटा π/2 रखा तो कितना sin पाई कितना 0, और ये -0 तो 0 हो गया, तो यहाँ से कितना आया π/4, तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया दैट साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना आ गया π/4, कितना हो गया p² पाई r क्यूब डिवाइड p² पाई r क्यूब डिवाइड बाई 8 है, तो ये तो हो गया इसके अंदर स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी। अब लगा दो थ्योरम, तो b का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना डेल u बाई डेल p, तो डेल बाई डेल p रख दो वैल्यू कितना है, ये रख दो वैल्यू, तो p² पाई r क्यूब डिवाइड बाई 8 है, तो b का यहाँ से वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना 2p हो जाएगा, 2p 4 हो जाएगा, तो कितना p पाई r क्यूब डिवाइड बाई 4 है, तो ये यहाँ से b का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकाल दिया, तो ये कैलकुलेट कर लिया। अब ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछता रहता है, कन्वेंशनल में भी आता है, स्ट्रक्चर में भी यूज होगा, तो इसको भी डायरेक्ट ध्यान रख लिया ऑब्जेक्टिव के लिए, बाकी कन्वेंशनल में आगे ऐसे सॉल्व कर देंगे। अब देखो जरा ऐसे इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो ये ऐसे मेंबर था, ये पी लोड लगा है, यहाँ पे ऐसे मेंबर है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है, वहां लोड तो है नहीं, तो क्या किया यहाँ पे सूडो लोड लगा दिया, क्यू का एक सूडो लोड लगा दिया ऐसे, तो अब 2 लोड हो गए पी और क्यू, फिर वही कॉन्सेप्ट कट किया सेक्शन थीटा पे, तो ये कट किया सेक्शन, तो यहाँ इक्वेशन वी थीटा एम थीटा राइट टू लेफ्ट कट किया, तो ये लिख दें इक्वेशन, तो ये आर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आर साइन थीटा है, और ये इतना कितना, ये आर कॉस थीटा, ऐसे, तो इक्वेशन लिखो, तो ये कितना बचेगा, ये आ जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा, तो ये क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, कितना होगा पी इंटू आर साइन थीटा प्लस क्यू इंटू कितना, दैट इज आर माइनस आर कॉस थीटा प्लस एम थीटा इक्वल टू 0, तो ये एम थीटा का वैल्यू आ गया। अब इसको सेम वैसे ही दैट स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू, स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगा, दैट कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रेन 0 to π/2 एम थीटा रखे, देन उसके बाद डिफ्लेक्शन बी का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना डेल यू बाई डेल क्यू, और लास्ट में क्या क्यू इक्वल टू 0, तो ये सॉल्व करना है आपको अपने आप से, एक दिखा दिया, ये कैलकुलेट करना, खुद भी पेन चलाना है, खाली बस ये वीडियो नहीं देख लिए, आपने वीडियो देखे दूसरा सॉल्व करेगा वो आगे जाएगा, तो इसलिए आपको भी सॉल्व करना है पूरा, ये नहीं कि हम बात वीडियो चल रहा है अभी नहीं, दूसरा तो कर रहा है ना, या दूसरे को रोक दो, आप सबको पूरे देश में सबको रोक दो कि भाई तुम, हम तो पढ़ नहीं रहे, तुम भी नहीं पढ़ोगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसा तो कर नहीं पाओगे, इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा। तो करना क्या, बस इसको एक बार समझ लिया आपने, मेन कॉपी लिख लिया, उसके रफ कॉपी प्रैक्टिस कर ली, बस यही तो करना होता है, और क्या, जहाँ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। हाँ, वो रफ कॉपी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप वीक पड़ जाओगे, खाली समझने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, पेन चलाना पड़ेगा। बाकी कोई डाउट होगा तो आप पूछ लोगे, डाउट होना भी चाहिए, जिसको जो पढ़ता है उसी को डाउट होता है, जिसको जो पढ़ता ही नहीं, जो काहे को डाउट है, जिसको कोई डाउट नहीं, वो पढ़ता ही नहीं। अगर आपको कोई डाउट ही नहीं होता, या तो आप एक्स्ट्रा ब्रिलियंट सुपर ब्रिलियंट हो, तो ऐसा नहीं होता, हर किसी को कुछ ना कुछ डाउट तो रहता है, डाउट पूछा तो पढ़ोगे, डाउट आएंगे, क्लियर कर लेंगे, ऐसे ऐसे ही होता है, और क्या, सब ऐसे सीखते हैं धीरे धीरे, कोई सीख के थोड़ी आए। तो देख लो फिर से, पी लोड लगा, ये कैंटिलीवर लोड लगेगा तो ऐसे डिफॉर्म हो रहा है, तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये हॉरिजॉन्टल, ये कैलकुलेट करना है हमको। तो अब देखो जरा लॉन्ग एक्स के लॉन्ग लेते हैं, बीम में कैसे करते हैं, एक्स लिया लॉन्ग एक्स के लॉन्ग, तो वही कर रहे हैं, लॉन्ग एक्स के लॉन्ग एक्स ले लिया, तो ये अब आर्क वगैरह जब भी क्वेश्चन है तो थीटा आर थीटा में निकालते हैं, इजी पड़ता है, एक्स वगैरह में टफ है, तो एक्स कितना हो गया आर थीटा, तो डी एक्स आर डी थीटा, तो हर क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट, सेक्शन कट करके एम एक्स का क्वेश्चन लिख रहा हूँ, और क्या कर रहे हैं, तो कट किया सेक्शन, तो यहाँ वी थीटा एम थीटा, तो पी इंटू आर है तो आर कॉस थीटा आर साइन, पी इंटू आर साइन थीटा प्लस एम थीटा 0, तो इतना एम थीटा आ गया। अब 0 से π/2 इंटीग्रेट कर दो इसको, एम थीटा स्क्वायर डी एक्स अपॉन एम एक्स स्क्वायर डी एक्स, एम एक्स स्क्वायर एम थीटा हो गया, डी एक्स आर डी थीटा 2 तो यहाँ से वैल्यू कॉमन ले लिया, पी स्क्वायर इसको कॉमन रखा, साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट किया, तो ये इंडिकेशन पूरा किया, π/4 आ गया, पुट कर दिया, देन बी का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डेल यू बाई डेल पी कर दिया, तो पी पाई आर क्यू अपॉन 4 ये ऐसे कैलकुलेट कर दिया। सेम ऐसे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये आपको करना है खुद से, तो यहाँ पे
एक्स में जाना, एक्स में फोर्स तो था नहीं, सूडो लोड लगा दिया क्यू का, तो क्यू ये क्या है, दैट इज सूडो लोड, ये क्यू का सूडो लोड लगा दिया। तो अब लिखो इक्वेशन P इंटू आर साइन थीटा प्लस क्यू इंटू आर माइनस आर कॉस थीटा, क्योंकि ये आर कॉस थीटा तो पूरा आर था, प्लस एम थीटा इक्वल 0, तो स्ट्रेंज लिख देंगे ऐसे ही। डेल बी डिफ्लेक्शन बी पे हॉरिजॉन्टल कितना, डेल यू बाई डेल क्यू, लास्ट में क्यू रख दिया 0। ये सॉल्व करना है अपने आप से, तो इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। तो ये स्ट्रेन एनर्जी मेथड है, कुछ क्वेश्चन किए दैट, इससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा स्ट्रेन एनर्जी मेथड। अब जैसे मान लो कोई मेंबर है, इसमें आपका एक्सियल लोड भी लग रहा है, मूवमेंट भी लग रहा है, तो एक्सेल वाले पार्ट को हम हमेशा नेग्लेक्ट कर देंगे जब तक उसमें लिखा नहीं है। क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए कि एक्सेली आपका डिफॉर्मेबल है, एक्सेली फ्लेक्सिबल है। जब तक क्वेश्चन में एक्सेली फ्लेक्सिबल नहीं लिखा है, तो एक मेंबर में एक्सियल लोड भी पी लग रहा है और मूवमेंट लग रहा है, तो पी वाले पार्ट को छोड़ दिया, खाली एम से निकालेंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या कन्वेंशनल हो। एम मालूम होगा तो वहां से कैलकुलेट कर देंगे। तो इस तरह से ये स्ट्रेंजिंग मेथड क्वेश्चन किए, तो ये आपको सारे प्रैक्टिस करने, खाली क्लास ये पढ़ लिया, उसके बाद 5 जो क्वेश्चन लगाए खुद से सारे सॉल्व किए, फिर जो बुक मिली स्टैंडर्ड उससे 2-4 क्वेश्चन किए, देखे, तो फायदा है इसका। अभी टाइम बहुत है आपके पास घर पे, तो ये पूरे पढ़ लिए, उसके बाद 2-4 क्वेश्चन कन्वेंशनल क्वेश्चन है, जो बुक आपको कन्वेंशनल मिली उससे 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, देखे कैसे आते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव लगाए। ऑब्जेक्टिव तो मैक्सिमम सुपरपोजिशन से ही लगते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे ऑब्जेक्टिव गेट या ईएस में जो आपके दैट स्ट्रेन एनर्जी मेथड से भी लगेंगे। बाकी कहीं कोई डाउट लगा तो वो पूछ लिए, बस पेन चलना चाहिए, रफ कॉपी प्रैक्टिस करना चाहिए। नोट कर लो इसको।